बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और एक खूबसूरत ज़िंदगी से भरपूर सुबह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, मैं हूँ माहम जाहिद और आपका पसंदीदा मॉर्निंग शो सुनो पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। आप सबको जनाब सुबह बखैर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि आपका हर दिन जिंदगी से भरपूर और जनाब खुशियों से भरा हुआ हो। बिल्कुल उज़ैर, और कहते हैं ना कि इंसाफ के निज़ाम में देर तो हो सकती है मगर अंधेर नहीं। इस्लामाबाद की अदालत ने वो फैसला सुना दिया जिसका इंतजार हर हसास आंख को था। आपको याद है पिछले साल जून में मासूम 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ को इस्लामाबाद में उसके घर के अंदर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था और अदालत ने फाइनली उसके कातिल को उम्र हयात को सजाए मौत और 30 साल कैद और 24 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। और मुल्जिम आखिरी वक्त तक कहता रहा कि जी उसे सोशल मीडिया के दबाव पर फंसाया गया है। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि अदालत जो है वो एक्टिव हुई है और फाइनली इतना डिले वैसे होना नहीं चाहिए कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, लेकिन यस खुशी की बात है देर आए कि दुरुस्त आए। जबकि नाज़रीन दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं ये समझना मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ ईरान को हमले की खौफनाक धमकी और दूसरी तरफ मुआहदे की उम्मीद। क्या दबाव की पॉलिसी नाकाम हो रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हमारे अपने घरों में मासूम बच्चों की और बच्चियों की जो हड्डियां हैं क्यों टेढ़ी हो रही हैं, इस पर भी माहिराना राय जानेंगे। और सेहत से जुड़ा एक और खतरनाक रुझान भी सामने आया है। हाई ब्लड प्रेशर से पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 4 लाख अमवात हो रही हैं और आधी आबादी इससे बिल्कुल बेखबर है। वहीं पर ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी केस ने भी बड़ों की नींदें हराम कर रखी हैं। पिंकी अब किस किस को ले डूबेगी? पिंकी की लिस्ट में शामिल 30 सियासतदान और पुरस्कार बाबा कौन है? सुनो न्यूज की तहकीकात आपके सामने आज हम रखने वाले हैं जो कि होश उड़ा देने वाली हैं। लेकिन इसके साथ साथ महंगाई भी हम देख रहे हैं कि वो भी मौजूद है और ईद की तैयारियां वो भी चल रही हैं। मवेशी मंडियों की सूरत हाल क्या है मुख्तलिफ शहरों में, वो भी आपको बताएंगे। और इस बार जनाब ईद पर एंटरटेनमेंट का भरपूर तड़का है। पाकिस्तान के सिनेमा घरों में खौफ का समा बनने वाला है। हॉरर फिल्म ज़ॉम्बिड के ट्रेलर में जहां महविश हयात और फहद मुस्तफ़ा एक नए रंग में सामने आ रहे हैं, वहीं दूधी खान का विलन वाला रूप सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। सुनो पाकिस्तान में दूधी खान खुसूसी मेहमान होंगे। तो जनाब 2 घंटे आपने भरपूर तरीके से शो को एंजॉय करना है। अपना कीमती फीडबैक हमें जरूर देना है क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए रहनुमाई का काम करता है। नाज़रीन, जब से हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार बतौर सदर व्हाइट हाउस में बराजमान हुए हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो मिजाज है ये एक अलग ही लेवल पर है। मतलब आप कल की डेवलपमेंट देख लें। ट्रंप साहब ने कहा कि मैं तो ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला था, लेकिन सऊदी अरब, अमारात और कतर की क़यादत के कहने पर हमला रोक दिया। अब ईरान को दोबारा से हमले की धमकी दे रहे हैं और वहीं अच्छी डील हो जाने का ऐलान भी किया जा रहा है। मतलब समझना मुश्किल हो रहा है वहां के ट्रंप साहब आखिर चाहते क्या? आपको समझ आया? नहीं, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और बहुत अरसे से समझ नहीं आ रहा। तभी तो कहा जाता है कि वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं, कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ईरान मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए तैयार है। अब तो ईरानी क़यादत ने ये ऐलान भी किया है कि दोबारा हमला हुआ तो नए महाज खोलेंगे। रूस भी ईरान के यूरेनियम के पुरअमन मकासद के इस्तेमाल की हिमायत कर रहा है। अब इस बार हम देख रहे हैं कि 2 के ढेर पर जो खड़े हैं, बारूद के ढेर पर जो खड़े हैं मशरिक़ वस्ता में, अगले चंद रोज़ में कोई मुआहदा हो जाएगा या वाकई तूफ़ान से पहले की खामोशी है, ये एक बड़ा सवाल है। और हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल अफेयर्स की ज़बरदस्त एक्सपर्ट डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा। उनसे माहिराना राय लेंगे कि आखिर ट्रंप क्या चाहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अब ट्रंप साहब का कहना है कि मंगल को हमला करने वाला था मगर अरब दोस्तों के कहने पर रुक गया। तो क्या ये वाकई कोई संजीदा सिफारतकारी है या ये ट्रंप का रिवायती बिजनेस स्टाइल है कि ईरान को शदीद दबाव में लाकर अपनी शराइत मनवा ली जाए? ईरान को शदीद दबाव में लाने की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है मगर ईरान दबाव में आने वाला नहीं है। प्रॉब्लम ही ये है। तो ये सफारती कोशिश तो हरगिज़ नहीं है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि किसी गल्फ़ के कंट्री ने इनको कुछ नहीं कहा है, क्योंकि जहाँ तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है तो वो लोग तो इस रीजन के अंदर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं
उस पे अब खुल के जो है वो रशिया और चाइना भी बात करना शुरू हो गए हैं, जो कम से कम 1 महीने से मैं बता रही हूँ कि इस रीजन के अंदर पाकिस्तान एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, जो ब्रॉडर स्केल पे पूरे रीजन को सिक्योर करेगा और जो बायलैटरल कनेक्शंस हैं, रिलेशंस हैं, वो फंक्शनल लेवल पे जो है तमाम मुल्क अपने एक दूसरे के साथ बनाने की कोशिश करेंगे और तमाम पुरानी रंजिशें, मखासमतें उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अब बहुत ओपनली ये बात हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी जाके ट्रंप को ये कहा होगा कि आप जंग ना करें, क्योंकि जंग करने के लिए भी जो है पूरी तैयारी, प्लानिंग और उसका कोई ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जिसमें वो ईरान को इतना नुकसान पहुंचा दें कि वो जवाबी हमले के लिए के काबिल ही ना रहें। तो पूरी जंग का जो एक सोच है वो इस बात पे टिकी हुई है कि ईरान पे एक ऐसा हमला किया जाए कि ईरान जवाबी हमला ना कर सके। तो पहला तजर्बा तो नाकाम हुआ, ईरान जो है वो जवाबी हमला कर सकता है, तो लिहाजा ट्रंप जो हैं वो अपनी तरफ से ज़रूर सोचते होंगे कि वो ईरान को धमका रहे हैं, अंडर प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन ईरान जिसके इर्द गिर्द इतना ज़्यादा जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, तो उनकी अपनी इंटेलिजेंस भी जो है और रीजन की इंटेलिजेंस भी यही सजेस्ट कर रही है कि जंग के बादल छटे नहीं हैं, जंग जो है वो होराइजन पे है, मगर जंग करने वाले जो हैं वो एक क्वागमायर में फंस गए हैं और वो ये है कि जंग करें तो फिर उसके अंदर से विक्ट्री कैसे ढूंढे। तो क्या ये जंग करना मजीद शिकस्त को हतमी तो नहीं बना देगी, और फिर अगर हम जंग करके शिकस्त हमें हो जाती है और हम फिर भी ईरान को कंट्रोल करने के काबिल नहीं रहते, तो फिर तो हमारे पास प्लान सी भी नहीं होगा। तो जो ही मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट करने लगती हैं, तो ट्रंप एक बयान देकर मार्केट्स को स्टेबल करते हैं, मार्केट्स उनके बयानात से रिएक्ट करती हैं, उसके बाद जो है वह हालात मामूल पे आ जाते हैं और फिर हमें देखना ये पड़ता है कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है। तो उसमें फिर हम ये देखते हैं कि पुतिन जो है वो चाइना में है और यकीनन वो जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात अगर मीडिया पे हो रही है चाइना के अंदर, रशियन मीडिया में हो रही है, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ एजेंडा पे है और वहाँ पे एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो कि इस्लामाबाद में जिसका बीज बोया गया है उसका जिक्र ज़रूर हो रहा होगा और उसके ब्रॉडर फ्रेमवर्क पे बात हो रही होगी, स्टेट ऑफ होर्मुज़ की बात हो रही होगी। तो जो संजीदा मुल्क हैं वो संजीदा तरीके से इस मसले को हल करने के लिए हैं, मगर ट्रंप जो कि फंसे हुए हैं बहुत शिद्दत से अपनी एम्बिशंस के अंदर खुद को एक ऐसा एम्परर बनाने के लिए जो हिस्ट्री में याद रखा जाए और फिर वो एक ऐसा शहंशाह जिसकी फतूहात के किस्से जो हैं वो गलियों बाजारों में गाए जाएं। तो फिर ये एम्बिशन एक ऐसी एम्बिशन है इस 21वीं सदी में जो पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती। बिल्कुल, एक तो ये एम्बिशन पूरी होती डॉक्टर साहब दिखाई भी नहीं दे रही और पूरी दुनिया को इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। और साथ ही साथ ट्रंप साहब ये भी कह रहे हैं कि ईरान के पास वक्त बड़ा महदूद है। क्या बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी न्यूक्लियर डील और दो मुल्कों की दुश्मनी का फैसला महज चंद रोज के अंदर हो जाए? आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ जंग का बहाना जो है वो तैयार किया जा रहा है या फिर मकासद कुछ और है? जिस तरह से आपने कहा कि जैसे ही मईशत बेहतर होने लगती है, मंडियां चलने लगती हैं, तो वह फिर डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई इस तरह की बात कर देते हैं। जो मकासद हैं ईरान के ऊपर हमला करने के वो नहीं है जो बयान किए जाते हैं। स्टेट ऑफ होर्मुज़ ईरान पे हमला से पहले खुली हुई थी और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कभी भी इशू नहीं रहा वेस्ट का। बारहा ये बात करते हुए, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया इसको बहुत ज्यादा डेली बेसिस पे इसको एज एन ऑब्जेक्टिव पेश करता है, तो हम भी इंटरनलाइज कर लेते हैं। ये वही न्यूक्लियर डील है जो बराक ओबामा कर चुके थे, ये वही न्यूक्लियर डील है जो ईरान के अंदर एक पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला रही थी और वहाँ पे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसी जो है मॉनिटर कर रही थी, जिसको ट्रंप ने आकर बिल्कुल ख़त्म कर दिया, कहा कि मुझे ये डील नहीं चाहिए, ये नाकाम डील है। ये उसी डील की बात कर रहे हैं, उसको ख़त्म करके ईरान पे चढ़ाई कर दी और अब बार बार यही कहते हैं कि हमें वही डील चाहिए, वही डील जो मस्कत में जो है ईरान ऑलरेडी फिर से मान गया हुआ। तो डील मसला नहीं है, मसला है वो एक टाइटल मेरे दिमाग में रह गया, हिब्रू मीडिया के अंदर एक आर्टिकल किसी ने लिखा हुआ था कि द वॉर विच वॉज नेवर फॉट। ये वो जंग है जो कि ईरान को तबाह बर्बाद करने के लिए लड़ी जाए और वो जंग जो इसराइल और इसराइलियों के नजदीक लड़ी ही नहीं गई। ये जंग वो चाहते ही नहीं थे, जो ईरान पे जंग मुसल्लत करना चाहते थे वो ये जंग नहीं चाहते थे। वो ईरान को सीरिया बनाना चाहते थे कि उसके अंदर वो इतना कमजोर और डिसफंक्शनल हो जाए कि जो इसराइल की और खास तौर पे फिर वेस्ट की चाइना को कंटेन करने के लिए फंक्शनल
जो मोबिलिटी उनकी जो है वो उसकी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएं, बहुत बड़ी लिंचपिन है। तो जब आप ओपनली कहते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाना है, जो कि जंग से पहले ऑलरेडी खुली हुई थी, आपने जंग मुसल्लत करके उसे बंद करवाया, फिर उसे ऑब्जेक्टिव बना लिया, और न्यूक्लियर डील करना है जो बारहा आप कर चुके हैं, और बारहा करने के बाद भी आपकी उससे कोई तसल्ली नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव वो नहीं है जो आप दूसरों को दिखा रहे हैं। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव को बुनियाद बनाकर ट्रंप जो है वो धमकियां देते हैं, और ईरान जो है वो आगे से बिल्कुल शाहज़ा साहिबा धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन ईरान का रद्द-ए-अमल भी कुछ हम देख रहे हैं कि कुछ हल्का नहीं है। ईरान ने दोबारा हमले की सूरत में नए महाज खोलने की जो धमकी दी, आपके ख्याल में खित्ते में कौन से नए महाज खुल सकते हैं जो अमेरिका और इत्तेहादियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं? एक तो काइनेटिक महाज हो सकते हैं, जो कि मेरा बहुत बड़ा खौफ है और ख्वाहिश है, दुआ है कि वो ना हो, कि वो रिटेलिएट करे दोबारा से गल्फ कंट्रीज पे, जिसके लिए पूरा रीजन बहुत मुश्किल में डिप्लोमेटिकली बढ़ जाएगा। इस सूरत में फिर गल्फ कंट्रीज को जवाबी कार्रवाई जो है करने का उनके पास हक है। अगर इस दफ़ा ईरान उन पे दोबारा अटैक करता है, क्योंकि अब तो वहाँ पे अमेरिकन एसेट्स भी उस तादाद में मौजूद नहीं है, तो फिर देखना ये होगा कि वो कौन से ममालिक हैं जो अभी भी अमेरिका को ज़मीन प्रोवाइड कर रहे हैं, गल्फ के यार्डें प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई फैसिलिटेशन दे रहे हैं। तो एक तो ये तरीका है, ये उनके पास है जी, हमारे पास, हम ये कर लेंगे। दूसरा ये है कि वो बाबुल मंदेब जो है वो अंसारुल्लाह से कह के वो बंद करवा देंगे। अंडर सी केबल्स हैं, उनके नक्शे जो हैं IRGC ने शाये किए हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कनेक्टिविटी का जो है ब्लैकआउट हो जाएगा। बैंकिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक सिग्नल तक हर चीज़ जो है मुतासिर होगी, और एकदम ऐसा लगेगा कोई आर्मागेडन हो गया है, जैसे दुनिया बिल्कुल रुक गई है। तो ये भी उनकी प्लेटर पे है, वो ये भी सोच रहे हैं। और साथ में ये कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर जो है ये जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है, ईरान इसको बाय फोर्स ख़त्म करने की कोशिश करेगा, जिससे अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो दोनों सूरतों में सूरत हाल सिर्फ ये दिखाई देती है कि अमेरिका जिस डील की बात करता है वो डील उसे चाहिए नहीं, जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं वो अभी तो फिलहाल अचीव होते हुए नजर नहीं आते। ईरान अपने पैरों पे खड़ा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब वेस्ट ने करना ये शुरू किया है कि ईरान पे, रशिया पे, चाइना पे और रीजन पे प्रेशर डालने के लिए अफ्रीका के अंदर जो है वो अपनी जंगी कार्रवाइयाँ जो है उनको तेज कर दिया है। साहिल के रीजन में जो वेस्टर्न बैक मिलिटेंट हैं वो वहाँ पे वैगनर फोर्सेस के साथ बहुत शदीद जो है वो झड़पों में हैं, और वहाँ पे चाइनीज इंटरेस्ट जो हैं उनको बहुत शदीद वहाँ पे नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा मलाका स्ट्रेट को वाया इंडोनेशिया बंद कराने की या उस पर कोई टॉल लगाने की बात हो रही है। ट्रंप ने रिसेंटली उनके दो बहुत इम्पोर्टेंट जो हैं उनकी कैबिनेट के लोग जो हैं, एक उनके परमानेंट एम्बेसडर हैं, दूसरे उनके मुशीर हैं, उन्होंने कहा है कि रशिया जो है वो बाकायदा उनके पास इंटेलिजेंस है कि नेटो उनके ऊपर अटैक कर सकता है, जिसके नतीजे में रशिया नेटो पे जवाबी कार्रवाई करे। तो आप अंदाजा करें कि अगर ये जंग, ये तो फिर तीसरी आलमी जंग क्या होगी जिसका हम जिक्र करते थे कि ईरान पे हमला एक तीसरी आलमी जंग बन जाएगा। तो तीसरी आलमी जंग ऐसे ही बनती है। इधर से अगर रशिया पे नेटो की तरफ से कोई बात होती है तो रशिया ने खुलकर कह दिया है, और बहुत पहली दफा हिस्ट्री में डॉक्टर साहिबा बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि तीसरी आलमी जंग अगर हो भी सकती है, खुदा न खास्ता, तो वो इसी तरह से हो सकती है। आपने उसका नक्शा भी खींच दिया। हमें ज़रा लास्टली ये भी बता दीजिएगा कि JCPOA का बड़ा हम जिक्र सुनते रहे इस सारे मामले के अंदर, लेकिन अब हेलसिंकी मुआहदे के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात जो है वो की जा रही है। इसके तहत आप क्या समझती हैं कि क्या कोई बेहतरी की उम्मीद या कोई इम्कान मौजूद है? देखिए, मुआहदा JCPOA भी बुरा नहीं था। एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर जो नॉन प्रोलिफरेशन है उसको मॉनिटरिंग का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है और वो चल रहा था, वो बुरा नहीं था। वो ईरान के हक में बुरा जरूर था, वेस्ट को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। वेस्ट ने बल्कि उससे वहाँ पे इंटेलिजेंस गैदरिंग की, लोगों की असैसिनेशन करवाई। प्लांटियर जो कंपनी थी वहाँ पे उनको मीडिया उनके डाटा कनेक्टिविटी के लिए उसने सारे डाटा जो है वो मोसाद को पहुँचाया। तो JCPOA वाज नॉट अ बैड डील। जब आपके पास अगर कोई ईमानदारी या आपकी नेक नियति ही शामिल नहीं है, तो चाहे फिर आप कोई एकॉर्ड कर लें या हेलसिंकी जो है वो 2.0 कर लें या कोई और मुआहदा कर लें, नतीजा नहीं निकलता है जबकि तमाम पार्टीज जो है वो नेक नियति से ना बैठे। जब एक पार्टी जो है उसकी बका ही अमेरिका के बारे में कि उनकी बका ही जो है वो इस बात पे है
कि इस पूरे रीजन के अंदर केओस क्रिएट किया जाए और फिर इसराइल को कंसोलिडेट किया जाए, क्योंकि पूरा अमेरिका और उनकी जो पूरी हुक्मरान तबका है वो वो बिल्कुल हाईजैक हो चुका हुआ है एपेक और ज़ायनिस्ट लॉबी बिल्कुल से। बिल्कुल तो अमेरिका फिर जो है उसमें डॉक्टर आप साहब कौन हम सी देखते हैं कि मुआहदा हाईजैक है इसराइल के हाथों और स्पॉइलर जो है जो चाहता है अपनी मर्जी से करवा लेता है। और बिल्कुल आपने सही दुरुस्त फरमाया कि JCPO हो या फिर हेलसिंकी 2.0 हो जाए, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है जब तक सिंसेरिटी नहीं है अमेरिका की जानिब से। और आप ईरान की अगर आप देखें हकीकत को, उसके वजूद को अगर आप तस्लीम नहीं करते तो फिर कोई भी मुआहदा जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। और अब हम देख रहे हैं सदर पुतिन जो है वो चाइना के अंदर मौजूद हैं, बड़ा उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया है और यकीनन सिक्योरिटी अलाइनमेंट की भी बातें हो रही हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये दौरा मुकम्मल हो जाएगा तो वहाँ हम सामने आएंगी और फिर देखते हैं कि जनाब ईरान और अमेरिका डायलॉग के हवाले से मजीद क्या इशारे बहुत बनते ही हैं। थिन लाइन है, हम वॉर होती है या वॉर नहीं होती है, इस लाइन पर खड़े हैं और लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ऐसे में वाकई डोनाल्ड ट्रंप की कुछ समझ नहीं आती, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। उनकी समझ खैर आए ना आए, बयानों से बिजलियां गिराते हैं। तो बिजली की बात हो रही है तो बिजली की ही बात कर लेते हैं। अब जरा हम देखें बिजली के बिलों की अगर हम बात करते हैं तो जो हर महीने अवाम का ब्लड प्रेशर हाई कर देते हैं, हुकूमत ने उन सारिफीन के लिए जिनका महीने का इस्तेमाल 200 यूनिट तक है उनके लिए ज़रूरी हिदायत जारी की हैं। हुकूमत ने अब सब्सिडी के निज़ाम को बेहतर करने और उन लोगों को पकड़ने का फैसला किया है जो एक ही घर में 3-3, 4-4 मीटर लगाकर बार बार गरीबों का रिलीफ जो है वो हड़प कर जाते थे। अब पावर डिवीजन ने बिलों पर एक QR कोड छाप दिया है और अब आपने करना ये है कि अपने मोबाइल का कैमरा खोलना है और उस कोड को स्कैन करना है। फिर देखें आप उसके साथ क्या क्या होता है और अपने क्वाइफ की डिजिटल तस्दीक करवानी है। और अगर आपने ये तस्दीक वक्त पर ना की तो आपकी बिजली की सब्सिडी हमेशा के लिए बंद हो सकती है। तो कोड स्कैनर आपने बड़ा सोच समझ के खोलना है। और अच्छी बात ये कि इस पूरे अमल को बहुत आसान रखा गया है ताकि आम आदमी को किसी दुकान या दफ्तर के चक्कर ना लगाने पड़े। जैसे ही आप अपने स्मार्टफोन से बिल का QR कोड स्कैन करेंगे तो आप हुकूमत के ऑफिशियल पोर्टल पर लिंक हो जाएंगे। वहाँ जाकर बस अपने बिल का 14 हिस्सों वाला रेफरेंस नंबर आपने एंटर करना है। शनाख्ती कार्ड नंबर आप लिखेंगे और आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे एंटर करते ही आपकी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो जनाब ये काम है जो कि आपने करना है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बिल पर जो नाम है वो आपके शनाख्ती कार्ड के नाम से मैच करता हो। और अगर किसी का मोबाइल पुराना है या कोड स्कैन नहीं हो रहा तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, आप मुतल्लिका वेबसाइट पर जाकर भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अब अगर आप सब्सिडी के हकदार हैं तो ये काम आप आज ही कर लें और भारी बिलों से जान छुड़वा सकते हैं। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। हम आजकल के बच्चों को आप अगर गौर से देखें तो दिन भर मोबाइल से वो इस तरह से चिपके रहते हैं या फिर कमरों में खुद को कैद करके रहते हैं। वो जो हमारे दौर में धूप में भागना दौड़ना होता था, मतलब कोई ना धूप की परवाह, ना बारिश की, ना मिट्टी की, तो अब वो लगता है कि बिल्कुल ही खत्म हो गया मामला। अब शायद कुछ जरा गलियों में नजर आ रहा है कि अपने जानवरों के साथ बच्चे खेलना शुरू हुए आजकल और लेकिन जो उनकी रूटीन है जनाब वो आप देखें तो लगता है कि बच्चों की जो हड्डियां हैं ये अंदर ही अंदर खोखली हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उज़ैर आप। और वालिदैन को लगता है कि जी बच्चा घर में बैठा है तो महफूज है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि धूप ना मिलने और नाक़िस ग़िज़ा की वजह से बच्चे जो हैं वो रिकेट्स जैसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। हड्डियाँ टेढ़ी हो रही हैं और जोड़ों में मुस्तकिल दर्द रहने लगा है। और आज हम इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ शो में मौजूद हैं मुल्क के मायनाज़ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मोहम्मद अकमल ज़ेब साहब। उनसे जानेंगे कि इस खामोश बीमारी से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये ज़रा सादा अल्फाज में बताएं रिकेट्स बीमारी है क्या और पाकिस्तान में सालाना कितने बच्चे इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, कितनी तेज़ी से ये केसेस बढ़ रहे हैं और वजह क्या है? देखें, हड्डियों की ग्रोथ के लिए हमें एक विटामिन चाहिए होता है जिसका नाम है विटामिन D। वो हर एज ग्रुप में इम्पोर्टेंट है। वो यंग्स में, वो बच्चों में, वो इन्फेंटाइल में, हर एज में ज़रूरी है। अगर हड्डियों की ग्रोथ प्रॉपर होनी है तो विटामिन D चाहिए। होता असल में ये है कि बच्चे अपनी मदर से जब इस दुनिया में आते हैं तो फर्स्ट 6 मंथ्स के स्टोर्स अपनी मदर से लेके आते हैं। समटाइम्स ये होता है कि मदर ऑलरेडी विटामिन D डेफिशिएंट चल रही होती है। जब मदर विटामिन D डेफिशिएंट चल रही होती है तो उसके जो बच्चे की पैदाइश होती है वो भी विटामिन D डेफिशिएंट होता है। और इस विटामिन D डेफिशिएंसी की वजह से जो बोन ग्रोथ होती है या बोन की बढ़ने का अमल होता है वो स्लो डाउन
डाउन हो जाता है और बोन्स इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं बन पाती जितनी अच्छी क्वालिटी की बननी चाहिए। तो विटामिन डी जो है ये चूंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसको प्रॉपर मिल्क के ज़रिए या ऑयल सॉल्युबल जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके ज़रिए दिया जाता है। अब फर्स्ट 6 मंथ्स या तक बच्चा टोटली मदर डिपेंडेंट होता है, बच्चा मदर मिल्क डिपेंडेंट होता है। तो होता असल में ये चूँकि मदर विटामिन डी डेफिशिएंट है, बच्चे को भी वो विटामिन डी नहीं मिल पाएगा और वही विटामिन डी डेफिशिएंसी जो माँ में चल रही थी वो बच्चे में मुंतकिल हो जाएगी और इसकी वजह से जो हड्डियों की ग्रोथ थी वो स्लो डाउन हो जाएगी, हड्डी प्रॉपर पीक बोन मैस अचीव नहीं कर पाएगी। इसी वजह से हड्डियाँ भुरभुरी, खोखली और कमज़ोर हो जाएंगी और अल्टीमेटली बच्चा हमें दिखने में नज़र आएगा जिस तरह उसका जो फोरहेड है वो आगे की तरफ आ रहा है, या हम अपनी लैंग्वेज में इसको फ्रंटल बोसिंग ऑफ फोरहेड कहते हैं। रिस्ट जॉइंट्स की जो हड्डियां हैं ये चौड़ी होना शुरू हो जाती हैं, टांगों की बोइंग होना शुरू हो जाती है, बच्चे की हाइट अपनी एज के बाकी बच्चों से कम रह जाती है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रिकेट्स में देखी गई हैं और अगर टाइमली इसको डायग्नोज कर लिया जाए और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दे दिए जाएं तो इसके तमाम असरात से बच्चे को बचाया जा सकता है। ज़बरदस्त है। अच्छा अकमल साहब, वालिदैन की बात करें, ख़ास तौर पर माओं की, तो हर एज के अंदर उन्हें कौन कौन सी सिम्टम्स पे नज़र रखने की ज़रूरत है जो रिकेट्स हो सकती हैं और माँ एक आम तरीके से उनको समझ भी सकती है? देखें, सबसे पहले जो वालिदैन की प्राइमरी जिम्मेदारी है वो तो बच्चे की डाइट का ख्याल रखना है। अगर बच्चे की न्यूट्रिशन और डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए तो इन सारे मसाइल का सामना ही नहीं करना पड़ता। इन सब मसाइल का सामना तब करना पड़ता है जब बच्चे की डाइट प्रॉपर नहीं होती, बच्चा जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक नरिशमेंट नहीं हासिल कर पाता। और ये हमारे चूँकि बिज़ी लाइफ स्टाइल है, मदर्स बिज़ी हैं या बहुत सी मदर्स ऐसी हैं जो वर्किंग वुमेन हैं, तो उनमें ये मसाइल ज़्यादा देखे जाते हैं कि बच्चों को फीडिंग कराने का या बच्चों को खुराक देने का उस तरह से टाइम नहीं मिलता। और एक जो कॉमन कंप्लेन हम मदर्स की तरफ से सुनते हैं कि जी हम तो सारा कुछ खिलाते हैं, बच्चा खाता नहीं। तो बेसिकली दिस इज़ ए लेम एक्सक्यूज़। अगर मदर टाइम दे और एफर्ट्स करे तो अगर बच्चा एक दफ़ा नहीं खाता, 10 दफ़ा नहीं खाता, 20 दफ़ा नहीं खाता, अल्टीमेटली तो वो खाएगा। बहाने बना के कोई लालच देके लेकिन उसके लिए एफर्ट्स रिक्वायर होती हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो बीइंग पेरेंट्स, ये नहीं कि ये सिर्फ मदर की जिम्मेदारी है, ये फादर की भी जिम्मेदारी है, बाकी फैमिली मेम्बर्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चे की डाइट को एक्यूरेट रखें ताकि उसकी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन्स की कमी ना हो सके। हमारे यहाँ होता ये है कि आमतौर पे 6 मंथ्स की एज पे कहा जाता है कि बच्चे को वीनिंग स्टार्ट कराएं, आप मिल्क के अलावा बाकी चीज़ों को ऐसा स्टार्ट कराएं। लेकिन होता ये कि मदर्स 2-2 साल तक बच्चे को सिर्फ दूध पे रखने की कोशिश करती हैं, या उनको अवेयरनेस नहीं होती या उनको किसी ने बताया नहीं होता। तो उसकी वजह से होता ये है कि जो दूध में मिनरल्स या विटामिन्स डेफिशिएंट होते हैं या नहीं होते, बच्चे को उन सारे मिनरल्स और विटामिन्स की कमी हो जाती है। अगर बच्चे को वीनिंग के जरिए नेचुरल डाइट दी जाए तो बच्चा उन सारे मसाइल से बच जाता है। इसके अलावा बच्चे को कीनली ऑब्जर्व करना, बच्चे के माइलस्टोन्स होते हैं, हर एज के मुताबिक बच्चे ने माइलस्टोन्स अपने अचीव करने होते हैं। फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स पे बच्चा गर्दन संभालना शुरू करता है, 6 मंथ्स पे बैठना शुरू करता है, 1 साल की उम्र में बच्चा चलना शुरू करता है, 1.5 साल की उम्र में बच्चा भागना दौड़ना शुरू करता है, ठीक है, 2.5 साल से 3 साल के दरमियान बच्चा बोलना शुरू करता है, 3.5 साल की उम्र में बच्चा पूरा फिक्रा बनाना शुरू करता है। तो ये वो माइलस्टोन्स हैं जो बच्चे को अपने नॉर्मल टाइम पे अचीव करने चाहिए। अगर बच्चा ये माइलस्टोन्स नहीं अचीव कर पा रहा, इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर बच्चे के माइलस्टोन्स खास तौर पे चलने के साथ हैं, उठने के साथ हैं, बैठने के साथ हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे को कहीं ना कहीं विटामिन डी या बोन्स का प्रॉब्लम चल रहा है। तो बोन्स का जब भी प्रॉब्लम होगा, बच्चे की टांगों की बोइंग होगी, टांगे अंदर की तरफ मुड़ना शुरू कर देंगी, माथा बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देगा और कलाई की हड्डियां चौड़ी होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से मदर्स को आमतौर पर अंदाजा होना चाहिए कि बच्चे को विटामिन डी डेफिशिएंसी या रिकेट्स, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि ऑब्जर्व करना चाहिए किस किस एज में बच्चा क्या रिएक्ट कर रहा है, इन एज, इस प्रोसेस से गुजरने के बाद किस एज के बाद ये सुकून हो जाएगा कि अब बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है ना, ये
जब तक बचपन में होगी इसको रिकेट्स कहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये बड़ों में नहीं होती, ये बड़ों में भी होती है। अच्छा। बड़ों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी की जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। जो बच्चों में होती है उसको रिकेट्स कहते हैं। ये एक ही बीमारी के दो मुख्तलिफ नाम है, क्योंकि बच्चों में बोन्स की ग्रोथ हो रही होती है, बोन्स बड़ी हो रही होती हैं, तो वो और तरह से नजर आती है। और बड़ों में चूंकि बोन्स बन चुकी होती हैं, बोन्स अपना पीक बोन मैस अचीव कर चुकी होती है, उसके बाद विटामिन डी की डेफिशिएंसी उसको और तरह से हिट करती है। और बड़ों में विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, तो उसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स बच्चों में होती है और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होती है, लेकिन दोनों के पीछे जो कोर रीजन है वो विटामिन डी। तो कितनी उम्र तक हमें ऑब्जर्व करना चाहिए बच्चे को? तकरीबन 12 साल की एज तक, 12 साल 8 से 12 साल की एज तक बच्चे एट रिस्क होते हैं। अगर उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो रिकेट्स डेवलप हो सकता है। और अगर ये रिकेट्स डायग्नोज हो जाए बच्चे में तो फिर इलाज का तरीकाकार क्या है, कितना वक्त लगता है, और क्या फिर बच्चा मुकम्मल ठीक हो सकता है, या जो हड्डियों की शेप ख़राब हो चुकी है वो सही होना मुश्किल है? देखें, किसी भी बीमारी की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। अगर तो रिकेट्स को प्राइमरी स्टेज पे डायग्नोज कर लिया जाए और बच्चे को कोई डिफॉर्मिटी डेवलप होने से पहले पहले विटामिन डी स्टार्ट कर दिया जाए तो डेफिनेटली किसी भी बीमारी की कॉम्प्लिकेशन से या उसकी नेक्स्ट स्टेज से बचा जा सकता है। लेकिन अगर अनलकीली ऐसा हो कि बीमारी लंबी चली जाए, बच्चा इग्नोर हो जाए और उसके लिम्ब्स की या बोन्स की डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाए प्रॉपर, तो उसको बाद में दवाइयों से करेक्ट करना तो उस तरह से मुमकिन नहीं होता, फिर सर्जिकल इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है। तो अगर टाइमली डायग्नोज करके विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करवा दी जाए तो डेफिनेटली बच्चे को आने वाले मसाइल से बचाया जा सकता है। और अगर बोन्स डेवलप हो गई हैं, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, 12 साल तक पेरेंट्स ने नहीं ध्यान दिया, ऑब्जर्व नहीं किया, तो फिर आगे एज में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती? देखें, अगर तो विटामिन डी डेफिशिएंसी परसिस्ट कर रही है और सब ऑप्टिमल लेवल है, बोन्स की जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा, तो बहुत जल्दी हड्डियों के पेन्स, जॉइंट पेन्स, जोड़ों से आवाज़ें आना, अर्ली फ्रैक्चर, छोटी मोटी चोट लगने से फ्रैक्चर हो जाना, ये वो सारी अलामतें हैं जो हड्डियों की कमज़ोरी की अलामतें हैं। और ये देखी जाती हैं आम तौर पे जब लंबे टाइम तक बच्चा या इवन बड़ा इंसान प्रॉपर न्यूट्रिशन से दूर रहता है। इसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर होती हैं और छोटी छोटी चोट से फ्रैक्चर तक बात चली जाती है। अच्छा, हमें ये भी बता दें कि जो हमारा आप कह लें कि लाइफस्टाइल है, या जो बच्चों के लिए डाइट का हम बंदोबस्त करते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि फीडर ही नहीं छुड़वाते, बड़े बड़े बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पाउडर मिल्क, फिर डब्बों का जो दूध है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, फार्मूला मिल्क की हम बात कर लें, या फिर आप कह लें कि कोई नाकिस ग़िज़ा है, ये वाकई बच्चों में कैल्शियम को जो एब्सॉर्ब करने की सलाहियत है उसको ख़त्म करके रिकेट्स को बढ़ा रही है। देखें, जो दुनिया की बेस्ट डाइट है बच्चे के लिए वो तो मदर्स मिल्क है। ठीक है, मदर्स मिल्क समटाइम्स अगर अवेलेबल नहीं है या कोई इशू चल रहा है तो फिर उसके अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। जो फोर्टिफाइड मिल्क्स होते हैं या ड्राई मिल्क्स होते हैं, इसमें जो WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्स की अमाउंट आर्टिफिशियली तौर पे ऐड की जाती है या उसको प्योरीफाई किया जाता है। तो ऐड करके अगर तो वो अप टू दी स्टैंडर्ड ऑफ WHO उसको बनाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मेरा ख्याल है फ़ायदा ज़्यादा होगा नुकसान से। और ये जो कंसेप्ट है कि शायद डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करने से रिकेट्स डेवलप हो गया, ऐसा नहीं है। रिकेट्स, डब्बे वाला दूध जो आप इस्तेमाल करें उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट में विटामिन डी और कैल्शियम ऑलरेडी मौजूद है, जो बच्चे की बोन्स और ग्रोथ में हेल्पफुल हो सकता है। हाँ, उसकी वजह से और मसाइल हो सकते हैं, कोई खुराक की एब्जॉर्प्शन के मसाइल हो सकते हैं, बाकी मसाइल हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग एक ख़ास स्पेसिफिक ब्रांड को एलर्जिक होते हैं या उनको टेस्ट पसंद नहीं आता, टॉलरेट नहीं कर पाते। लास्टली जैसे हम देखते हैं बच्चों को धूप लगवाते हैं पुराने वक्तों में कि बच्चे को लाजमी धूप लगवाने का टाइम होता है, मसाज करने का टाइम होता है, वो ठीक है, इम्पोर्टेंट है? देखें, जो हमारा सन एक्सपोजर है वो ना सिर्फ बच्चों के लिए, वो बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी जितना भी हमारी बॉडी में होता है उसकी एक्टिवेशन हमारी स्किन में होती है। हमारी स्किन पर जब सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती हैं तो विटामिन डी एक्टिवेट होता है।
अगर हम धूप में नहीं जाएंगे तो जो हमारी बॉडी में विटामिन डी के स्टोर्स हैं वो एक्टिवेट ही नहीं हो सकेंगे। उनको एक्टिवेट होने के लिए सन रेज चाहिए। तो डेफिनेटली धूप में जाना, धूप में बैठना, धूप में टाइम गुजारना हमारी सेहत के लिए और बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। तो बच्चों पर ख़ास ध्यान देना है, आपने इग्नोर नहीं करना एक बच्चों की डाइट और बच्चे किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, हर एज में उनका एक रिएक्ट करने का टाइम है, उसको नोट करके फिर अगर अर्ली डायग्नोज हो जाता है तो हल हो सकता है। उनके माइलस्टोन्स पे नजर रखने की बड़ी ज़रूरत है और बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने ये बताया भी है कि किस एज में बच्चे को कौन से माइलस्टोन्स जो हैं वो अचीव करने चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है और फिर आपको डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और उज़ैर, कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम उदास होते हैं, किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा होता, तो हम चुपचाप कोने में बैठकर मोबाइल पर वीडियो स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं और हमें लगता है कि हम अपना दिल बहला रहे हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमारे हाथ में मोबाइल ही हमारी उदासी की सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने एक बड़ी दिलचस्प और कुछ हद तक ख़तरनाक रिसर्च की है। वो कहते हैं कि जी एक आम हंसता खेलता इंसान दिन में मुश्किल से 17 मिनट फ़ोन जो है वो स्क्रॉल करता है, लेकिन जो बंदा डिप्रेशन या जहनी दबाव का शिकार हो वो रोज़ाना कम से कम 68 मिनट यानी 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त फ़ोन की स्क्रीन को तकते हुए गुजार देता है। और हार्वर्ड के मुहक्किकीन ने इसको एक नया नाम भी दिया है, जिसे जी डिजिटल फिनोटाइपिंग। इसका सादा सा मतलब ये है कि आपका फ़ोन, आपकी स्मार्ट वॉच या आपका हर एक क्लिक, हर स्वाइप और यहाँ तक कि रात को देर तक जागना, इन सब का एक डेटा पॉइंट जमा कर रहा है। यानी अब आपको खुद भी पता नहीं होगा कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन आपका फ़ोन आपके बदलते हुए रवैये से पहले ही जान जाएगा कि दाल में कुछ काला है। अच्छा महम, मेरी इस मामले में एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि जब आप स्क्रॉल ज़्यादा करते हैं आपको लगता है कि जनाब आपका बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि आप जहनी और जिस्मानी तौर पर ज्यादा थके हुए हैं एज कम्पेयर टू अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसमें उतनी थकावट नहीं होगी जितनी आपको स्क्रोलिंग में होगी। और बिल्कुल हमें अब यही लगता है कि वालिदैन को तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे चल के कि बेटा इतने उदास क्यों बैठे हो, वो बस आपका स्क्रीन टाइम देखेंगे और सच सामने आ जाएगा। लेकिन मजाक से हटकर इस कहानी का दूसरा रुख ये भी है जो काफ़ी संजीदा है। एक तरफ तो ये मेडिकल साइंस के लिए एक अनोखी चीज़ है कि बीमारी शिद्दत इख्तियार करने से पहले ही फ़ोन डॉक्टर को अलर्ट कर देगा कि भाई इस बंदे को संभालो, ये आइसोलेशन का शिकार है। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेसी का सोचे, नाक़िदीन सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि अगर हमारी आदत, हमारी नींद का पैटर्न और हमारी नफ्सियात का ये सारा डेटा मार्केट में चला गया तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे मूड का फ़ायदा उठाकर हमें अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स बेचेंगी और हमें कंट्रोल भी करेंगी। तो ये टेक्नोलॉजी का नया दौर बड़ा कमाल का है, जहां स्मार्टफोन्स अब सिर्फ बात करने का जरिए ही नहीं रहा बल्कि हमारी खामोश जासूसी भी कर रहा है। और अब देखना ये कि ये आने वाले वक्त में हमारा मुहाफिज बनता है या फिर मुखबर के तौर पर काम करेगा। अभी तक तो मुखबर बन ही गया है। हम कुछ सोच रहे होते हैं किसी तरह फ़ोन में, अक्सर ऐसा होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप किसी मेडिसिन के बारे में सोच रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं, अगले मोमेंट हमें उसके एड्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो वो मुखबर है, ये बनेगा या नहीं बनेगा वो। अच्छा चलें, आप ये तो देख लें। आप उसके अलावा अगर आपने बिलफर्ज आप कोई म्यूजिक से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं तो एल्गोरिथम इतना स्मार्ट है कि वो आपको सारी उसी तरह की वीडियोस दिखाएगा। हिस्ट्री से रेलिवेंट अगर आप कोई टॉपिक देख रहे हैं तो जनाब आपको वही वीडियोस जो हैं वो आपके सामने आएंगी। तो यानी मुखबरी तो पूरी हो रही है, मुखबरी पूरी हो रही है और हर घर में ये मुखबरी हो रही है। और हर घर की अगर कहानी की बात करें, एक और इशू भी है और वो है कि बिजली के बिल जिनकी कीमत हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अदा करना नामुमकिन होता जा रहा है। और बिजली का बिल हाथ में आते ही दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। अभी हम इस बिल से संभले ही नहीं थे कि अब एक और नई बहस छिड़ गई है सोशल मीडिया पे। सीनियर एंकर जावेद चौधरी साहब का एक क्लिप है, बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में बिजली के बहरान की सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं है बल्कि वो मोबाइल चार्जर है जो हम हर वक्त सॉकेट में लगाकर छोड़ देते हैं। और उनका कहना था कि जी 18 करोड़ मोबाइल रोजाना 9 करोड़ जो यूनिट हैं वो ज़ाया कर रहे हैं। और अब बंदा पूछे क्या वाकई वो छोटा सा जो चार्जर है इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है? मतलब हम तो समझते थे कि जी बिजली बहरान का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार IPP से गलत मुआहदे हैं, पर यहाँ तो हम देख रहे हैं कि उंगली सीधी हमारे मोबाइल पर उठ गई है और एक सॉकेट में चार्जर लगे रहने से बिजली इतनी ज़ाया हो रही है।
वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। जावेद चौधरी साहब का दावा जो है माहिरीन उसे गलत साबित करते हैं। वो कहते हैं कि एक मोबाइल चार्जर औसतन सिर्फ 15 वाट बिजली लेता है और अगर वो सॉकेट में लगा भी रहे और फ़ोन चार्ज नहीं भी हो रहा तो बिजली ना होने के बराबर खर्च होती है। मतलब अगर 9 करोड़ मोबाइल रोज़ाना चार्ज हों तो ये 18 किलोवाट बिजली खर्च करते हैं, जो कि हमारी 45,000 मेगावाट से ज़ायद इंस्टॉल कैपेसिटी का सिर्फ 0.04% बनता है। तो माहिरीन के मुताबिक हमारे यहाँ बिजली के बहरान का असल मुजरिम चार्जर नहीं बल्कि वो एयर कंडीशनर्स हैं जिनका लोड सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो जनाब बात बहुत सादा है, चार्जर आप सॉकेट में लगा रहने दें, इससे मुल्क अंधेरे में नहीं डूबेगा बल्कि हमें घरों को ठंडा रखने के लिए बेहतर मटेरियल और एसी के सही इस्तेमाल से फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके भी एसी पुराने तो कोशिश करें इन्वर्टर एसी जनाब आप यूज़ करें ताकि आपको बिजली का जो बिल है वो कम आए। और बस इतनी सी बात है कि जनाब एसी और टीवी का जो स्विच है उसको आप बंद कर दिया वो स्विच बंद कर दिया करें। वो स्विच बंद करेंगे तो बिजली पर के बिलों पर थोड़ा सा काबू पा लेंगे। अदरवाइज मोबाइल का आई थिंक चार्जर वैसे लगा ही रहता है। ये तो मैंने भी आज नोट किया है। तो बटन बंद कर देते हैं लेकिन चार्जर लगा रहता है। लेकिन यस, इस चीज़ पर थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए। वैसे वायरलेस चार्जर तभी तो आ रहे हैं, नई से नई ईजाद इसलिए आ रही है कि हमारे सॉकेट्स जो है वो सुकून देखिए माहौल की बेहतरी के लिए भी हमें काम जो है वो करते रहना चाहिए अपने अपने एंड पे। तो मौसम का भी हाल है वाल को जान लें कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्या दर्जा हरारत है। इतने बिजली के बिल आ गए, अब तो मौसम की ही बात कर लेनी चाहिए कि कोई ठंडी हवा चले, कोई एसी को सुकून आए। तो चलते हैं देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में क्या दर्जा हरारत है। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहने की तवक्को है। ताहम बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहार में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है आइए जान लेते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बर्फपोश चोटियों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं मौसम खुशगवार नजर आ रहा है। गिलगित का दर्जा हरारत देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 19 और कम से कम 10 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में पारा 13 से 7 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सरसब्ज वादियों और बहते झरनों की सरजमीन की बात करें यानी कि आज़ाद कश्मीर की, तो मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। मुजफ्फराबाद के टेम्परेचर को देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30 और कम से कम 18 डिग्री रहने की तवक्को है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 26 और कम से कम 11 डिग्री तक रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने चंद मकामात पर यालाबारी और गरज चमक का इम्कान जाहिर किया है। अब बात करते हैं मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा की, जहां धूप का राज बरकरार है। पेशावर में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 39, जबकि कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। और अगर बात करें हम सवात की तो ठंडी फ़ज़ा और खुशगवार मौसम के साथ यहाँ पर टेम्परेचर 19 से 10 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है। रौनकों, जायकों और 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का रुख करेंगे। पंजाब में बागों के शहर लाहौर की बात करें तो लाहौर में हम देख रहे हैं पारा 42 ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 28 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद में अगर हम दर्जा हरारत देखें तो 39 और ज़्यादा से ज़्यादा है और कम से कम 26 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि मुल्तान में अगर हम देखें टेम्परेचर तो ज़्यादा से ज़्यादा 43 और कम से कम 29 डिग्री तक जा सकता है। मरी और गिलियात में मौसम खुश्क मगर खुशगवार रहने का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे बलोचिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की तवक्को है। कोयटा का टेम्परेचर देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 33 और कम से कम 17 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि गर्म हवाएं भी मुतवक्के हैं। आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे सुबह सिंध का मौसम, जहां पर हम देख रहे हैं मतला जुज़वी अब्र आलूद और गर्म रहेगा। कराची का टेम्परेचर देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 37 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर है 41 और मिनिमम 27 डिग्री तक रहने की पेशगोई की गई है।
ताहम शाम के वक्त गर्म और तेज हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। तो वहाँ किस नतीजे पे आप पहुंची हैं कि मौसम का मिजाज तो बरम ही रहने वाला है? मौसम का मिजाज तो ऐसा ही रहने वाला है, लेकिन एक चीज़ है जिसका मिजाज बदल नहीं रहा और हमारी ज़िंदगियों पर बहुत असर अंदाज हो रहा है। और आज सुबह मैं एक इंटरनेशनल रिपोर्ट उज़ैर पढ़ रही थी जो सच में मुझे उसने सोच में डाल दिया। हम सबको लगता है कि दुनिया भर में जो बच्चों की पैदाइश कम हो रही है, इसकी वजह जी महंगाई है, रोज़गार की टेंशन है या करियर का प्रेशर है, लेकिन ये वाकई बड़ी एक तशवीशनाक बात है। जाहिर है ये चीज़ें तो चले मैटर करती है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की एक नई रिसर्च ने जी बिल्कुल ही चौंका देने वाला इंकशाफ किया है। पता ये चला है कि ये जो स्मार्टफोन हमारे हाथों में 24 घंटे रहता है, ये दुनिया को वीरान कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी के माहिरीन का ये कहना है कि जिन मुल्कों में 4G इंटरनेट पहले आया, वहाँ शरह पैदाइश भी उतनी ही तेज़ी से गिरी। और माहिरीन के मुताबिक स्मार्टफोन ने नौजवानों को आपस में मिलना जुलना, वो आमने सामने बैठकर बातें करना, बिल्कुल ये सिस्टम को ख़त्म कर दिया। और जो लोग स्क्रीन्स में घुसे रहते हैं वो वाकई हकीकी तौर पर इंसानी रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। फैमिली प्लानिंग तो बहुत ही पीछे रह गई है। हमारी सोशल लाइफ बिल्कुल मुतासिर हो चुकी है। और ज़ाहिर ये बात सच है कि अक्सर हम गैदरिंग में भी बैठे हो तो हर इंसान अपने मोबाइल में बिजी रहता है, बजाय कि जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनको वक्त दें, उनकी सुने, उनको समझाएं। कुछ उनको क्या समझाएं, लेकिन सारे जो हैं वो अपने मोबाइल फोन में वाकई गुम होते हैं और फिर किसी ना किसी को उन्हें जगाना पड़ता है कि भाई हम किसी और मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, फ़ोन को साइड पर रखें। खैर, इस बारे में फिनलैंड के माहिरीन ने तो यहाँ तक भी कहा है कि सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल जो मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात है उनको ख़राब कर रहा है। हम आपको याद होगा, हम इस्लामाबाद में जो तलाक की खुला की जो बढ़ती हुई शरह उस पर जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सपर्ट्स उसमें यही कहते हैं, माहिर नफ्सियात ये कहते हैं कि जनाब ये जो हद से ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम करते चले जा रहे हैं, ये भी डाइवोर्स रेशो को बहुत ज़्यादा बढ़ाता चला जा रहा है। इसके अलावा हम दिन रात इंस्टाग्राम, फेसबुक पर दूसरों की बज़ाहिर बड़ी परफेक्ट, चमकती दमकती और लेविश लाइफस्टाइल उनका देखते हैं, जिससे अपने अंदर एक हमें कमतरी का एहसास आप समझ लें कि पैदा होना शुरू हो जाता है। फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाता है और बंदा सोचता है कि जब मेरे अपने हालात ऐसे हैं तो मैं बच्चों की जिम्मेदारी कैसे उठाऊं। ये भी एक सोच होती है। और माजी में ये भी देखा गया कि जब टीवी पर छोटे खानदान दिखाए गए या जिन घरों में टीवी आया वहाँ फैमिली साइज छोटा होता गया, लेकिन ये मोबाइल तो टीवी से भी 10 गुना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि ये हर वक्त जनाब हमारे हाथ में है। तो अगर आप अपनी दुनिया को बचाना चाहते हैं तो थोड़ा वक्त स्क्रीन से हटकर अपनों को भी दें ताकि आपकी फैमिली लाइफ खुशगवार हो सके। और ये तो जहां वहां एक नेगेटिव पहलू है ही है, पॉजिटिव यूज करें आप मोबाइल का, आप सिर्फ उतना यूज करें। आप कोशिश करें, छोटी सी टिप मेरे एंड पे तो यही है वहाँ कि आप कोशिश करें मोबाइल को अपने से दूर रखें। आप जितना उसको दूर रखेंगे आप बेहतर रहेंगे। जब आप देखेंगे ना कि आपके पास है तो आप बार बार उसे पकड़ेंगे, आप चेक करेंगे कोई नोटिफिकेशन चाहे आपको मौसूल हुआ है या नहीं हुआ, आपने फिर भी उसको खोल के जरूर देखना है, अमल भी करना है। मोबाइल को खुद से दूर अच्छा दूर रखना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यस, जैसे हम कोई सेलिब्रेशन में हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं फैमिली के साथ हैं, कोई बर्थडे पार्टीज है, फैमिली गेट टुगेदर है, वहाँ ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें, आप अपना मोबाइल साइड पे रखें, क्योंकि वाकई जब आप अपनों को टाइम ही नहीं दे पाएंगे तो वो फिर कैसे आप कोई फैमिली प्लानिंग भी करेंगे। आजकल के दौर में हम आपको सोशलाइज करने को वैल्यू करना पड़ेगा कि जनाब ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप सोशलाइज कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो जनाब फिर आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर आपको मोबाइल फ़ोन से दूरी इख्तियार करनी और लोगों के साथ आपने कनेक्ट होना है। इसी की बात के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की जाने। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और महम, आप हमें ये बताएं कि ईद उल अज़हा जो है अब उसमें बहुत कम वक्त रह गया है, मंडी का चक्कर लगा, कोई जानवर पसंद आया? नहीं, अभी तक मेरा तो मंडी का चक्कर नहीं लगा, अलबत्ता घर वाले जरूर चक्कर लगा रहे हैं और बहुत महंगा है। ये जरूर मेरे कानों तक आवाज पड़ी है कि बहुत महंगाई है जी। तो जनाब मुल्क भर में एक अलग ही गहमा गहमी नजर आ रही है, और किसी से भी आप पूछ लें कि चक्कर कहाँ के लग रहे हैं तो जनाब वो कहेगा मंडी के चक्कर लग रहे हैं, मर्द हजरात के। खवातीन की बात करें तो वो उनकी मसरूफियात कुछ इस तरह से हैं आजकल के घरों में, बहुत सारी जो तैयारियां हैं वो कर रही हैं, और मर्द हजरात और ख़ास तौर पर बच्चे वो जनाब मवेशी मंडियों के ही चक्कर लगा रहे हैं। और मंडियों में रौनकें तो सचमुच लौट आई हैं, लेकिन इस बार जब शहरी मंडी का रुख करते हैं तो व्यापारियों के नखरे और कीमतें देखकर उनके इस गर्मी में पसीने छूट जाते हैं। व्यापारियों के अपने गिरे शिकवे के जनाब चारा महंगा है,
ट्रांसपोर्ट के किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ख़रीदार बेचारा अपनी जेब देखकर हैरान परेशान खड़ा है, लेकिन कुर्बानी का जज्बा अपनी जगह मौजूद है। लोग महंगाई के बावजूद अपने पसंदीदा जानवर की तलाश में तपती धूप में भी घूमते हुए नजर आ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उज़ैर आप। और ईद कुर्बां पर मंडियों के चक्कर ना लगें तो ईद का मजा ही अधूरा लगता है। लेकिन इस बार सिर्फ कीमतें ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी और इंतजामात भी एक बड़ा चैलेंज है। इतने बड़े हुजूम में शहरियों और व्यापारियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और जेब जो हम देखते हैं कि जेब तराशों से भी बचना होता है, और मंडियों तक पहुंचने वाले रास्तों पर ट्रैफिक को संभालना, और उन सब के लिए पुलिस ने बाकायदा जी सिक्योरिटी प्लान भी तैयार किया। और अब ये प्लान ज़मीन पर कितना नज़र आ रहा है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए रावलपिंडी की सूरत हाल जान लेते हैं सदाकत अली से। सदाकत, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं रावलपिंडी के अंदर? ईद कुर्बान के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मवेशी मंडियां सज गई हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें बखर, लिया, साहिवाल, उकाड़ा, सरगोदा यहाँ से और ख़ास तौर पर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से बड़े जानवर यहाँ पर लाए गए हैं और इंतहाई खूबसूरत जानवर यहाँ पर लाए गए हैं, जिनमें दुम्बे भी शामिल हैं, बकरे हैं और इसी तरह ऊँट और बैल भी शामिल हैं। यहाँ पर मंडी में अगर मजमूई तौर पर अगर सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए तो ख़रीदार इंतहाई कम हैं, जबकि जानवर और व्यापारी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इस मरतबा जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, जो एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। बकरा यहाँ पर जो जिसका वज़न तकरीबन 15 किलो का है उसकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपये बताई जाती है। इसी तरह 20 से 25 किलो का जो बकरा है उसकी कीमत तकरीबन 1,25,000 से लेकर 1,30,000 तक जो है वो बताई जा रही है, जबकि इससे बड़ा बकरा जो है जिसका वज़न तकरीबन 20 किलो से लेकर तकरीबन 1 मन के करीब है उसकी कीमत तकरीबन 2.5 से पौने 3 लाख रुपये जो है वो बताई जा रही है। इसी तरह जो बड़े जानवर हैं जिनमें बैल हैं उसमें तकरीबन 2 मन का जो बैल है उसकी कीमत 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपये तक, जबकि इससे जो बड़े जानवर हैं जिनका वज़न तकरीबन 5 से 6 मन है उसकी कीमत तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए जो है वो बताई जा रही है। इसी तरह जो बड़े जानवर जो हैं जिनमें बैल शामिल हैं उन जिसका वज़न तकरीबन 10 मन के करीब है उसकी कीमत तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए बताई जा रही है। इसी तरह बड़े खूबसूरत जानवर यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन ख़रीदारी ना होने के बराबर है, क्योंकि कुव्वत ख़रीद जो है वो लोगों की इतनी नहीं रही कि वो इतने महंगे जानवर ख़रीद सके। किराया जो है वो भी उनको देना पड़ रहा है। व्यापारी जो अपने वो भी परेशान हैं और ख़रीदार जो है वो परेशान है। व्यापारी परेशान है कि वो जानवर को फ़रोख्त कैसे करे। व्यापारी के साथ साथ जो ख़रीदार है उनका ये मसला है कि वो इतने महंगे जानवर ख़रीदें कैसे। दोनों परेशान, लेकिन दो व्यापारी और ख़रीदारों के दरमियान जो है वो तकरार जारी है। आया इसमें देखना है कि कौन कामयाब होता है कि व्यापारी जो है महंगे दामों जानवर फ़रोख्त करने में कामयाब होता है, या ख़रीदार जो है वो बार्गेनिंग करके कम दामों पर जो है वो कुर्बानी के लिए अपना जानवर खरीद सकता है ताकि वो सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सके। सही। रावलपिंडी की तो सूरत हाल हमने जानी। कराची का रुख करते हैं, सुहेल रब से जानते हैं। सुहेल, बताइएगा कराची में मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, खरीदारों का कितना रश नज़र आ रहा है? लियारी की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और जैसे जैसे ईद कुर्बा करीब आ रही है वैसे वैसे मंडी की रौनकें भी बहाल हो रही हैं और यहाँ पे व्यापारियों के साथ साथ ख़रीदारों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। जब हम इस मंडी में यहाँ दाखिल हुए मवेशी मंडी में तो यहाँ पर जो है वो ख़रीदार हमें ज़्यादा दिखे, लेकिन एक मुनफरिद हमें ख़रीदार दिखे। ये एक नौजवान लड़का है, जैद नाम बताता है अपना, और ये यहाँ पे मंडी में यहाँ पे मवेशी लेने आया है। और जब हमारी इससे बात हुई तो इसका ये कहना था कि मैं अकेले ही आया हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो आए इससे बात करते हैं कि इसको जानवर मिला नहीं मिला या देख रहा है जानवर को और किस तरीके का जानवर लेता है। जैद बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैद है और आज हम लोग जानवर लेने आए हैं। जानवर मिल नहीं रहा, बहुत पैसे मांग रहे हैं जानवरों में, तो इसलिए अभी देख रहे हैं, मिला नहीं अभी तक कोई भी जानवर। अच्छा जैद, तुम किसके साथ आए हो? मतलब यह है कि और कब से जानवर ले रहे हो? बहुत सालों पहले से ले रहा हूँ और दोस्तों के साथ आया हूँ। अच्छा, तो ये बताओ कि मतलब अब्बू नहीं आए या कोई चाचा ताया वगैरह, खुद ही आ गए हो? जी मैं खुद ही आया, अब्बू नहीं है, अब्बू का काम होता है तो इसलिए नहीं है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे अगर तुम जानवर लेने आते हो या इतने सालों से ले रहे हो
तो जानवर की पहचान है, क्या देखते हो, क्या चीज़ जो है वो मखसूस है या खुसूसियत है, किस चीज़ पे जो है ज़्यादा तवज्जो देते हो? खूबसूरत होना चाहिए और कद-काद अच्छा हो और थोड़ा हेवी भी हो, बस यही देखते हैं। अच्छा, और दांतों के हिसाब किताब में, क्योंकि 2 दांत होते हैं, तो वो दांत वगैरह देखने आते हैं कि 2 से 4 कब हुए और 4 वो इस तरीके? आते हैं, दान देखने भी आते हैं। अच्छा, तो अभी अब यहाँ पे मंडी आए हो, तो यहाँ पे किस तरीके की चल रही है मंडी? तेज़ है, हल्की है, सौदा हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? बहुत तेज़ है मंडी, सौदा नहीं हो रहा, बन रहा ही नहीं है कहीं पर। अच्छा, तो क्या रेंज लेके आए हो और कितनी दूर है? ये 6.5, 7, 7.5 इतनी रेंज है, 2 जानवर लेने। तो यहाँ पे अभी सौदा नहीं हुआ तुम्हारा? नहीं हुआ है ना अभी, रात को देखते हैं, कहीं और जाएंगे। जी, ये आपने सुना इस नौजवान लड़के का कहना था कि यहाँ पे ये जानवर लेने आया है, लेकिन अब तक जो है वो इसका सौदा नहीं हुआ है। और मज़ीद इसका ये कहना था कि हर साल जो है वो अकेले जानवर लेने आता है अपने दोस्तों के हमरा, और यहाँ पे इस वक्त जो है इसके मुताबिक कहना है कि मंडी थोड़ी तेज़ है। जी बिल्कुल जी, तो आपने देखा कि किस तरह से बच्चे भी जो हैं वो मंडी में कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, अपने वालिदैन के साथ, अपने अहले खाना के साथ आए हुए हैं ख़रीदारी करने। लाहौर का रुख करते हैं और अली शराज से जान लेते हैं। अली, हमें बताइएगा कि लाहौर की जो मंडी है शाहपुर कांजरा और मुख्तलिफ सेल पॉइंट्स जो 6 और कायम किए गए हैं, वहाँ पर लोग बड़े जानवर को ख़रीदने में ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं या फिर बकरों के ख़रीदार ज़्यादा हैं? ईद उल अज़हा की आमद है और इस मौका पर मवेशी मंडियां जो हैं वो ख़ास तौर पर सजाई जाती हैं। लाहौर के अंदर एक मुस्तकिल जो शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी है उसको पूरा साल चलती है, जबकि इसके अलावा लाहौर के अंदर 5 आर्जी मवेशी मंडियां जो हैं वो कायम की गई हैं। मवेशी मंडियां सगियां पुल पर, रायवन रोड पर, बरकी रोड पर और इसी तरह LDA सिटी और इसके साथ साथ जो है वागा टाउन के अंदर जो है वो मंडियां जो हैं वो सजाई जाएंगी। 13 तारीख से, कल से तमाम आर्जी मंडियां जो हैं वो सजा दी जाएंगी। इस वक्त हम मुस्तकिल मवेशी मंडी में मौजूद हैं जो शाहपुर कांजरा पे मौजूद हैं। यहाँ पर हम आए हैं, माल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, माल पहुँच चुका है, लेकिन ख़रीदार यहाँ पर नज़र नहीं आते। मेरे साथ कुछ व्यापारी भी हैं, उनकी कुछ शिकायत भी हैं। वो कहते हैं कि ना यहाँ पर तंबू अभी तक लगाए गए हैं, क्योंकि ये मुस्तकिल मवेशी मंडी है। यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर इंतज़ामात होने चाहिए थे। यहाँ पर आपको कोई सहूलतें दी गई हैं? जी सर, अभी कोई सहूलत नहीं मिली। गर्मी की, हमारे जानवर गर्मी से जल रहे हैं, हम भी गर्मी में बैठे हैं। ना कोई पानी का इंतज़ाम है और ना ही कोई हमारे के छाँव। जब कोई आता है, हाँ भी यहाँ क्यों खड़ी है, तो पार्किंग है, आप माल आगे ले जाएं, हम किधर ले जाएं? हम इतनी दूर से चल कर थक कर, हमारा माल थका हुआ बैठा है, हम भी बैठे लेटे हैं, वो हमें भी नहीं बैठने देते ना हमारे माल को। गाहक की क्या सूरत है? गाहक आ रहा है? ਗਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੀਰਾ ਪੁਲਿਸ ਰੱਸੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਸ਼ੈਡਾਂ ਥੱਲੇ 12 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ, 50,000 ਰੁਪਇਆ ਵਾੜੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ 50 ਫੁੱਟ ਹੀ ਤੇ 50 ਫੁੱਟ ਹੀ 80-85,000 रुपया उनका किराया है। तो गाहक नहीं है तो जानवरों का जो है वो रोज़ ब रोज़ जो है वो खर्चा भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर इंतज़ामिया आपके साथ कोई ताउन कर रही है? कोई नहीं जी, कोई नहीं, कोई पानी नहीं, कोई छाँ नहीं, कोई कुछ नहीं जी, सब। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि सहूलियात का तो फुकदान है, इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर ख़रीदार भी अभी नहीं आए, क्योंकि ये मवेशी मर्जी जो शाहपुर कांजरा वाली है ये मुस्तकिल 12 महीने लगती है। यहाँ पर रोज़ की बुनियादों पर जो है वो कस्टमर आता है, लेकिन अब कस्टमर क्योंकि कम है इस वजह से यहाँ पर व्यापारी भी परेशान है, जबकि सहूलियत ना होने की वजह से यहाँ पर जानवरों को भी और जो लोग व्यापारी वहाँ से दूसरे शहरों से आए हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। तो बिल्कुल जी, जिस तरह से अली शराज भी इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे थे और व्यापारियों से बात की, तो वहाँ पर जनाब सहूलियात के फुकदान का रोना जो है वो व्यापारी रोते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सिर्फ लाहौर की या पंजाब की हम बात नहीं करते, कराची चले जाएं आप, सिंध चले जाएं या फिर आप खैबर पख्तूनख्वा, कहीं भी आप चले जाएं, मंडियों में सूरत हाल यही होती है। और ना कोई वहाँ पर सायेदार जगह होती है और साफ अपने जानवरों के लिए भी जो साफ़ पानी है उसकी तलाश भी व्यापारियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि
आप देख लें कि फ़ी जानवर के हिसाब से मंडी में एंट्री के पैसे पूरे लिए जा रहे होते हैं, पूरे लिए जा रहे होते हैं मेंटेनेंस के। और ये वो हुकूमतें दावे तो बहुत करती हैं, और जिस तरह से इतने बड़े पैमाने पर अगर मंडियां लगेंगी तो सहूलत भी उतने बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि आवाम इतनी तपती धूप में अगर इस तरह जा रहे हों, पंखे नहीं लगे होते, पीने का पानी तक मैसर नहीं होता, और फिर व्यापारियों का भी उस तरह से नहीं ख्याल रखा जाता, खरीदारों का भी नहीं रखा जाता। खरीदार तो गया है वहाँ, चंद घंटों के बाद वो वापस आ गए हैं पूरे दिन, लेकिन जानवर बेचारे कई दिन इसी तरह धूप में खड़े रहते हैं। फिर शिकवा ये हो रहा होता है कि जानवर पता नहीं बीमार हो गया। फिर इस तरह ही है, व्यापारी किसी ना किसी तरह फिर उस जानवर को बेच कर निकलने की करते हैं, और फिर नुकसान खरीदार का ही होता है। तो सहूलियात होनी चाहिए। पेशावर में देख लेते हैं कितनी कुछ सहूलियात हैं, शाहिद खान से जान लेते हैं। शाहिद, बताइएगा यहाँ पर मंडियों में इस बार कीमतों का क्या रुझान है, और व्यापारी क्या शिकवा कर रहे हैं, और खरीदार क्या कंप्लेन कर रहे हैं? बाग के लिए पेशावर में जगह जगह पर जो है मंडियाँ सज गई हैं, और ऐसे में जो रिंग रोड की मवेशी मंडी है, चूँकि ये साल चलती है और इस पेशावर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, और सालाना यहाँ पर लाखों जानवर लाए जाते हैं, और ये ईद से पहले जो है वो फ़रोख्त करने की कोशिश की जाती है। इस वक्त भी मंडी जो है मुकम्मल तौर पर भर चुकी है, और एक से एक बढ़कर खूबसूरत जानवर जो है इस मंडी में मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा भी पंजाब और दीगर सूबों से भी जो व्यापारी है वो अपने जानवर यहाँ पर लाए हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने जगह ली हुई हैं, और वहाँ पर अपने जानवर जो है वो वहाँ पर खड़ी की हुई हैं। गाहक आते हैं, उनके साथ डीलिंग भी होती है। एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि कहाँ से आए हैं आप, कितने जानवर लाए हैं यहाँ पे? हम डेरा गाजी खान से हैं भाई। मैं 50 जानवर लाया हूँ, तकरीबन 6 दिन हो गए। तकरीबन 6 दिनों में से 3 जानवर सेल किए हमने। अच्छा, गाहक किस तरह दे, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि गाहक बहुत कम है। गाहक कम नहीं है, गाहकों ने तो कुर्बानी खामखा करनी है कि 2-3 साल वो आखिर पर आते रहे, वो चलाते रहे। बस ऐसे स्लो बाजार हो जाता था, मार्केट गिर जाती थी। लेकिन इस साल हमने छुरी तेज करके रख दी है, क्योंकि हम जो करोड़ रुपए का 2-2 करोड़ का माल ले आते हैं, तो पीछे हमारा भी जान है। इस तरह नहीं करेंगे कि बस गाहक को फ्री जानवर दे दें। अच्छा, आपके ख्याल में आपका तो कारोबार ही है, तो कितने ऐसे कारोबार कर रहे हैं? और ये भी बताइए कि इस वक्त सिर्फ 3 जानवर आपके फरोख्त हैं? तो वैसे तो ज़्यादा परदादा से यही काम करते आ रहे हैं, लेकिन ये इस मंडी में 18-19 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा, अभी कोई वो है कि अगर ये फरोख्त ना हो तो क्या होगा? नहीं, फरोख्त नहीं तो नुकसान तो होगा खामखाई, लेकिन फरोख्त होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं है कि नहीं होंगे, फरोख्त कुर्बानी होगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस मंडी में आप हर साल आते हैं, तो इस मरतबा आप फैसिलिटीज़ को किस तरह दे, कोई फैसिलिटी दी हुई है मंडी में? और तो सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ जो पानी का निज़ाम है ना, खाली पीने का पानी का निज़ाम इंशाल्लाह सेट हो जाएगा, और कर रहे हैं मंडी वाले। क्योंकि 1-2 बंदा नहीं है, उनके आगे भी तकरीबन मंडी वाले 20 लोग हैं, तो हज़ारों लोग उसके पीछे आए हुए हैं। वो हज़ारों बंदों को तहफ़्फ़ुज़ तो दे रहे हैं, लेकिन इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे कि जितना उनका हक बनता है। बढ़ चढ़ कर करें। जी बिल्कुल। इस वक्त जो व्यापारी है उनका ज़्यादातर यही कहना है कि जो बेसिक ज़रूरियात होती है वो थोड़ी बहुत कभी ज़रूर है, क्योंकि पीने का साफ़ पानी जो होता है, जो इंसान इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे इस तरह का अवेलेबल नहीं है। फ़िल्टर होना चाहिए कि ताकि जो यहाँ पे जो लोग है, जो व्यापारी है, जो गाहक आते हैं, वो भी साफ़ पानी जो है उनको पीने के लिए मुहैया हो सके। और इसके साथ साथ जो दीगर इंतज़ामात है जिसकी कमी बताई जाती है वो भी पूरा करने का मुतालबा किया जा रहा है। और यहाँ पर मैंने एक और चीज़ नोट की है कि इस मवेशी मंडी में जब लाया जाता है तो स्पेसिफ़िकली इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे खांगों का स्प्रे नहीं होता। और बाकी जो मवेशी मंडी है, कई मवेशी मंडी ऐसी भी है जो कि जो मवेशी मंडी की मेन एंट्रेंस गेट है वहाँ पे टीम बाकायदा और मौजूद है, और कुछ जानवर को भी की भी जाती है। लेकिन दूसरे रास्ते से जो जानवर लाए जाते हैं तो वहाँ पर जो खांगों का स्प्रे है वो भी नहीं होता। बहुत शुक्रिया शाहिद खान, आप हमें पेशावर की सूरत हाल से मुतालिक बता रहे थे कि पेशावर की मंडियों में जनाब क्या रुझान है। वैसे माहम, आपको कोई अपना एक्सपीरियंस याद है मंडी जाने का? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ऐसे तो ज़हन में कोई ख़रीदारी के लिए तो नहीं मंडी गई थी, लेकिन यस कवरेज के लिए गए थे हम मंडियों में इस तरह। और खौफ तो आता है उसका, बकरे का या बैल का तो इंटरव्यू नहीं हो सकता है, वो तो कैमरा शाय भी समटाइम्स होते हैं, वो कैमरा देखकर या माइक देखकर ही टोट तो मार देते हैं, तो परेशानी का सबब तो बनता है। लेकिन यस तो मेरा इत्तेफाक हुआ है। कोई अमीन हफीज से कोई नोट्स लेने थे आपने, कोई जानवर से बात करने के हवाले से? नहीं, ऐसे नोट्स नहीं मैं बना सकी। आप बताएं,
आप ये दोंदा चोगा कैसे चेक, आपको आइडिया है? ये अब इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन एक तो हम जब जाते हैं मंडियों में तो एक तो जो बहस हो रही होती है ना खरीदार और व्यापारियों के दरमियान, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। और फिर जब आप खुद भी बार्गेन कर रहे होते हैं खरीदारी के लिए, वैसे तो मैं इस काम के लिए भाइयों को या दोस्तों को ही आगे करता हूँ। हर जिस भी लड़के से हम पूछ लें, ये मर्द हजरात जितने भी हैं वो अपने भाइयों का नाम ले लेते हैं कि ये जिम्मेदारी बड़े भाई पर है। क्यों भाई? कोई एक ना एक एक्सपर्ट होता जरूर है, जैसे जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव होता है और उसे पता भी होता है, वो सारे ट्रेंड्स को फॉलो भी कर रहा होता है। तो जनाब वो अपने काम के एक्सपर्ट होते हैं, फिर ऐसे बंदे को साथ में जाना पड़ता है। अच्छा, आप पिक्चर्स भी बड़ी क्लिक करते हैं, कभी बकरे के साथ सेल्फी ली आपने? बकरे के साथ बहुत सारी है मेरे फोन में पड़ी हुई। मैंने देखी तो नहीं है कि मैं लाइक कर सकूं, शेयर कर। वो मैंने पोस्ट नहीं की, वो पड़ी हुई है, मैं आपको जरूर दिखा सकता हूँ। मैं भी ब्रेक में ना बकरे के साथ सेल्फी लेते ब्रेक लेते नाज़रीन, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये जो ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी वाला नाज़रीन केस सामने आया है, ये किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। मतलब आप नेटवर्क तो देखें कि लाहौर से कराची तक कोकेन का धंधा चल रहा है, फ़ोन में 800 नंबर्स हैं, और तो और गाहकों की लिस्ट में 30 सियासतदानों के नाम भी जनाब सामने आ रहे हैं। और ऊपर से पुलिस का हाल देखें तो मुलजिमा का अपना साबिक शौहर खुद पुलिस वाला था। ये कितना बड़ा अलमिया है। और ये कोई पहला केस नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारे केसेस आए हैं जिनमें जो ख़वातीन मनशियात का घिनौना धंधा कर रही हैं, उसमें जनाब उनके जो शौहर हैं उनका पुलिस से ताल्लुक़ है। और ये जहर जो है इसको फैलाने में जनाब फिर वो मदद भी करते हैं कानून के रखवाले। शर्जील मेमन ठीक कह रहे हैं कि ये जो मनशियात है ये हमारे बच्चों को ज़ोंबिस बना रही है। और आईजी सिंध भी अपील कर रहे हैं कि खुदारा पिंकी को इतना ग्लैमराइज ना करें कि कल को इस पर कोई फिल्म ही बन जाए। और लग तो ऐसे ही रहा है। और पिंकी तो अब चैलेंज भी कर रही है कि सनम तुमको भी ले डूबेंगे, इस तरह की सूरत हाल है। और इस नेटवर्क में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से राइडर्स और खवातीन कैरियर्स भी शामिल हैं। और केस से जुड़ा एक पुरअसरार किरदार बाबा भी है। अब ये बाबा कौन है और वो 30 सियासतदान कौन है? बाबा है या बाबा है? बाबा ये वो राज है जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। और आईजी सिंध साहब जितना मर्जी कह लें कि ग्लैमराइज ना करें, लेकिन सच आवाम के सामने आना चाहिए। हम भी इसी तलाश में हैं और हमारे साथ मौजूद है एडिटर इन्वेस्टिगेशन सुनो न्यूज़ तारिक हबीब साहब। जानेंगे कि पिंकी केस की कहानी सुलझ रही है या मजीद उलझ रही है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये वाजे कर दें कि क्या ड्रग डीलर पिंकी की गिरफ्तारी एक मुकम्मल क्रिमिनल केस है या इसका ताल्लुक सियासी मामलात से भी जुड़ा हुआ है? और अगर गिरफ्तारी मुमकिन हो जाती है, कैसे मुमकिन हो सकेगी मजीद अगर लोग एक्सपोज होते हैं? देखिए मैम, ये जो अनमोल और पिंकी का केस है ये बुनियादी तौर पर किसी सियासी मामले से नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि आप ये समझे कि एक इंसानी अलमिये से जुड़ा हुआ है। इससे पहले लास्ट ईयर जो है वो 917 अमवात हुई थी सिर्फ ड्रग्स के इस्तेमाल से मुख्तलिफ शहरों में। उस वक्त जो है वो किसी को ये ख्याल नहीं आया कि ये जो ड्रग स्मगलर्स हैं इनको गिरफ्तार किया जाए, ये जो मौत का कारोबार कर रहे हैं इन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन होता ये है कि सिंध के जब दो अहम जो शख्सियात हैं, एक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली, उनके बच्चों की जब अमवात होती हैं ओवरडोज की वजह से, तो उसके बाद फिर ये ख्याल आता है इदारों को, ये ख्याल आता है सिंध पुलिस को कि अब जो है वो हाथ डाला जाए और जो ड्रग डीलर्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पिंकी का मामला ये है कि पिंकी का नाम कोई अभी सामने नहीं आया। पिंकी का नाम 2020 में सामने आया। पिंकी 2018 में गिरफ्तार हुई, इसने 2014 में काम शुरू किया था। उसके बाद ये 3 दफ़ा गिरफ्तार हुई है, लेकिन ये रिश्वत दे के छूट गई। 2 दफ़ा लाहौर में छूटी, 1 दफ़ा कराची में छूटी। तो आप ये अंदाज़ा करें कि ये सिचुएशन थी कि इतनी बड़ी ड्रग डीलर जो है वो आराम से कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, जो पुलिस के महकमे हैं, उनके लोगों को पैसा खिलाकर वो रिहा हो जाती थी। उसके नज़दीक कोई इशू ही नहीं था ये। तो ये किसी सियासी जो है वो ताने बाने का हिस्सा नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ ये खालिस्तान जो है वो उस मौके पर ये केस सामने आया है जब अमवात एलीट क्लास के घरों तक पहुंची हैं। बिल्कुल तारिक साहब, ये तो आपने रिलेट कर दिया, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं सियासतदानों के साथ ताने बाने नहीं जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी पिंकी के गाहकों में 30 के करीब सियासतदानों के नाम होने की इत्तलात हैं। तो कब तक ये नाम आवाम के सामने आ सकते हैं? और अगर आप कह रहे हैं कि ताने बाने नहीं जुड़े हैं तो फिर इस खबर में कितनी सदाकत है, ये आप ही क्लियर कर दें।
नहीं इमाम, मैं शायद बात क्लियर नहीं कर सका। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि ताने बाने नहीं जुड़ते हैं, मैंने सिर्फ ये बताया इंसानी अलमिया से ज़्यादा ताल्लुक है। जी हाँ, ये इंसानी अलमिया ज़्यादा था। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये ना सिर्फ सियासतदानों से जुड़ते हैं, ये सेनेटर्स से जुड़ते हैं, ये कौमी असम्बली के मेम्बरान से जुड़ते हैं, ये ब्यूरोक्रेट से जुड़ते हैं, ये इस्लामाबाद की हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी। और तारिक साहब, इन लोगों से नाम जुड़ना ये ज़्यादा बड़े मसले की तरफ निशानदेही करता है, क्योंकि ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने इन ड्रग डीलर्स का रास्ता रोकना था, कानून साजी करनी थी, असम्बली में कोई बिल पास करवाने थे ऐसे लोगों के खिलाफ, लेकिन ये तो खुद गाकों में से निकले। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूं कि इसमें कई साबिक खिलाड़ियों के भी नाम आ रहे हैं, जिनमें क्रिकेट के साबिक खिलाड़ी भी शामिल हैं, सेलिब्रिटीज शामिल हैं, उसके अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार शामिल हैं, जो इस्तेमाल भी करते रहे, जो इसकी फ़रोख्त में मदद भी देते रहे। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब देखना ये है कि इसमें जो नाम पिंकी बताती है वो नाम एज इट इज़ हमारे सामने आते हैं, वो नाम एज इट इज़ पब्लिक किए जाते हैं, या फिर उनमें से मनपसंद अफराद के नाम निकाल दिए जाएं, और फिर जो जिन लोगों को बचाना ना मकसूद हो, जिनके नाम जाहिर करने हो, सिर्फ उन्हीं के किए जाएं, क्योंकि ऐसा हमारे साथ पहले भी हो चुका है। तारिक साहब, ये नाम तो कता कलामी की माजरत, ये नाम तो सामने आएंगे गुजरते वक्त के साथ साथ, लेकिन ज़रा हमें ये बताइएगा, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि पिंकी का जो फैलाया हुआ जहर है, ये किन घरानों तक पहुँचा, और उसके बाद जो फिर हम देखते हैं कि सारे लोग मुतहर्रिक हो गए और फिर पिंकी गिरफ्तार भी हुई और उसके पूरे नेटवर्क के खिलाफ एक्शन ले लिया। देखिए, इसमें जो नाम आता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक रहनुमा है, उनके जो है उनकी बेटी का मामला था। उसमें पता चला कि वो जो है वो मंशियात की इस्तेमाल की वजह से उनकी डेथ हुई, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। उसके बाद जो है वो एक और रहनुमा और इंतहाई अहम शख्सियत, उनके बेटे की जो है वो डेथ हुई। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और इंटरेस्टिंग आपको बता दूँ, बुनियादी तौर पे ये केस उसके बाद भी नहीं खुला। ये मामला सामने आया है गुलिस्तान जौहर में, एक फ्लैट, कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर में एक फ्लैट पर छापा मारा गया था। उस फ्लैट पर 10th क्लास की और 11th क्लास की बच्चियां, 2 सगी बहनें, अब आप देख लें उनकी एज क्या होगी, वो ये जो है वो इसको कोकेन इस्तेमाल कर रही थी। उनकी हालत बिगड़ गई, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, अभी उनका ट्रीटमेंट जारी है, जो ज़राए बताते हैं। और उसके बाद वो भी एक इंतहाई अहम शख्सियत की बच्चियां थी। उसके बाद ये तीनों जो है वो, मतलब आप ये समझें कि ये डॉट्स थे, इन्हें मिलाया गया और फिर ये डिसाइड किया गया कि अब ऑपरेशन मतलब इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, अब ऑपरेशन लाजमी करना पड़ेगा, जिसके बाद ये सारी चीज़ें निकाली गई। और जो हम ये पिंकी का जिक्र कर रहे थे, आप देखें मामला ये है कि पिंकी को इन्होंने अचानक नहीं उठा लिया। ऐसा नहीं है कि पिंकी का नाम अचानक किसी केस से सामने आ गया। पिंकी का मामला मुस्तफ़ा आमिर का जो कत्ल हुआ था, अरमगान जिसका जो है वो मुल्जिम है, उस केस में भी पहला नाम जो अरमगान ने ड्रग डीलर्स का लिया था, उनमें पिंकी शामिल थी। फिर उससे पहले आपको याद होगा कि एक डॉक्टर माहा शाह का केस था, उनके घर से लाश मिली थी, उनके बेडरूम से एक जो वॉशरूम था उससे एक 9mm पिस्टल पड़ा हुआ था। इब्तदाई तौर पे ये कहा गया कि जी ये इन्होंने ख़ुदकुशी की है, उनकी तदफीन कर दी गई। फिर उनके वालिद ने FIR दर्ज करवाई, ये कहकर के इन्हें मंशियात का आदी बनाया गया था, जिसकी वजह से इन्हें खुदकुशी पर मजबूर किया गया। फिर अदालत के कहने पे कब्र कुशाई हुई, लाश वापस बॉडी निकाली गई और उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि जी ये बात बिल्कुल ठीक थी। उसमें जो ज़राए बताते हैं कि जो डॉक्टर महा के मोबाइल का डेटा हासिल किया गया तो उसकी आखिरी कॉल्स भी पिंकी को हुई थी। तो आप ये देखें कि जो केस हम उठा लें मंशियात का, उसमें पिंकी का नाम सामने आता है, पिंकी का नाम सामने आ रहा है। और ऐसे में पिंकी धमकियां भी दे रही है कि हम अगर मैं डूबी हूं तो सनम तुमको भी ले डूबूंगी, जिस तरह से नाम भी आ रहे हैं। और अपनी मर्जी से फिर तो ऐसे भी किया जा सकता है कि फोर्सफुली भी कोई नाम कहलवाया जा सकता है। और जिस तरह से बाकू से एक लिंक जोड़ा जा रहा है, कहां तक ये सिलसिला चल रहा है और कहां ये ताने बाने जुड़ रहे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री अगर हम देखें इनके शौहर की, वो भी सामने आ गई है। तो बाकू कनेक्शन के बारे में कुछ पता चल सका? जी अभी तक जो है वो ज़रा ये बताते हैं कि बाकू में इनकी डील्स होती थी, वहाँ पे जो नाइजेरियन और अफ्रीकन बाशिंदे थे वहाँ पे उनसे मुलाकातें हुई थी इनकी। अगरचे जो है वो ज़ाहिर यही जो है वो शो किया जा रहा था कि ये वहाँ पे जस्ट एक ट्रिप के लिए गए थे और कोई ख़ास पर्पज़ नहीं था। लेकिन ज़रा ये बता रहे कि इस हवाले से जो पिंकी ने बताया उसमें
उसने ये इंकशाफ किया है कि वहाँ पे भी उनकी मुलाकातें हुई थी और वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ लोगों से रवाबित भी हुए थे और नेटवर्क के जो लोग थे ये सिर्फ ये 2 करैक्टर यानी पिंकी और उसका शौहर नहीं गए हुए थे, बल्कि इस नेटवर्क के जो बताया जा रहा है कि 7 और लोग गए हुए थे। अच्छा, इनके पासपोर्ट टीवी चला चुका है, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की डिटेल्स, तो उसमें जो ट्रैवल हिस्ट्री आई है वो फिलहाल बाकू की आई है, उसके हवाले से इदारे तहकीकात कर रहे हैं। तारिक साहब, ये बाकू का लिंक तो जो है इस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त आपने तहकीकात की हैं और आपने वो उनके पासपोर्ट भी शेयर किए हैं, ट्रैवल हिस्ट्री भी शेयर की है। ये भी बताइएगा कि पिंकी बड़ा बेताबी के साथ अदालत में भी बाबा नामी शख्स को तलाश कर रही थी, पता चल सका ये शख्स कौन? नहीं, इसके हवाले से मुख्तलिफ जो है वो नाम सामने आ रहे हैं और हमने देखा है कि जो हमारे सोर्सेज हैं वो अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। किसी एक नाम के ऊपर जो है वो कोई इत्तेफाक नहीं किया गया। टोटल जो है वो 4 डीलर्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनको जो है वो ये कोड नाम था उनका, लेकिन इसके हवाले से मज़ीद तहकीकात अभी जारी हैं और उम्मीद ये है कि जितनी तेज़ी से अब काम शुरू हो गया इस पर, आप ये देखें कि मैं सिर्फ आपको कल की अपडेट दे दूं। कल ज़राए ये बताते हैं कि CTD के 2 एहलकारों को और 1 SHO हैं, उन्हें आप ये समझें कि हिरासत में बाकायदा तो नहीं लिया गया, लेकिन उन्हें तफ्तीश के लिए रोका हुआ है और रिहा नहीं किया गया। तकरीबन 48 घंटे के करीब हो गए हैं। कल एक और SSP हैं अली हसन जी, उन्हें जो है वो इस केस को मिस हैंडल करने के उस पे इल्ज़ाम पे नोटिस देकर उन्हें जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। उनके नोटिस पे ये लिखा हुआ है कि मिस हैंडल किया गया। तो ये कार्रवाइयाँ तो शुरू हो गई हैं पुलिस एहलकारों के खिलाफ। इसी तरह लाहौर में, यानी आप जहाँ पे मौजूद हैं, लाहौर में जो है वो अभी तक 7 एहलकारों की इतला है कि 7 एहलकारों को जो नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट के थे NIU के, उनको जो है वो ज़ेर तफ्तीश ले लिया गया है और उनसे भी तहकीकात की जा रही है कि जो पिंकी से उनके रवाबित थे। तो आप ये देखें कि जो ये इदारे हैं और तहकीकात शुरू हो गई हैं, कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, तफ्तीश का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया तारिक हबीब साहब के वक्त का। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि ये केस जो है वो फैलता चला जा रहा है, मजीद नाम भी सामने आने का इंकशाफ जो है वो किया जा रहा है और अब देखना ये है कि कौन कौन लोग मुलव्वस है और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है नहीं होती, गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है या नहीं लाई जाती, ये नेटवर्क कितना फैला हुआ है और किस किस तरह के वाकयात से इसका ताना बाना जुड़ा है। और ये बहुत जितने भी इसमें घिनौने किरदार हैं सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। सिर्फ पिंकी पर ही सारा मलबा गिराकर केस की फाइल क्लोज करना जो है ये नहीं होना चाहिए और इन सब लोगों को जनाब कटहरे में खड़ा करना चाहिए जो ये जहर हमारे बच्चों की नसों के अंदर उतार रहे हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि इस तरह के वाकयात हमें देखने को मिलते हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई जनाब नशे की ज़्यादती की वजह से मौत हो रही है। मतलब 10th क्लास की अगर बच्चियां इस अमल में है तो आप सोचें कि ये नासूर कहाँ तक फैला हुआ है और ये नेटवर्क कितना एक्टिव था और आज जाकर अगर नोटिस लिया गया कितने सालों से ये नेटवर्क एक्टिव था। और ऐसे और बहुत सारे नाम हैं, ये पिंकी के अलावा भी। अभी तो ये पिंकी मंजर आम पर आई है और कितने लोग होंगे ये नेटवर्क चला रहे होंगे। तो खुदारा इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तफ्तीश का अमल ज्यादा तेज किया जाए और जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा कि जब किसी को गुस्सा आता है तो हम हंसकर ये कहते हैं कि लगता है तुम्हारा BP हाई हो गया है और हम इस लफ्ज़ को इतना मजाक में लेते हैं जैसे ये कोई बीमारी है ही नहीं। लेकिन जो इस हवाले से फिगर सामने आए हैं वो आपके पाँव तले से ज़मीन निकालने वाले हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 4 लाख लोग इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं और 3.5 करोड़ के करीब लोग इसका शिकार हैं। सबसे ख़तरनाक बात यह कि 50% को तो पता ही नहीं कि ब्लड प्रेशर किस बला का नाम है और वो इजीली घूम भी रहे हैं, कढ़ाइयाँ समोसे सब कुछ खा रहे हैं और अचानक एक दिन पता चलता है कि जनाब हार्ट अटैक या फिर फालिज का अटैक हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है और फिर हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं या देखी जाएगी ऐसे कहकर टाल देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हाई BP सिर्फ दिल पर नहीं, गुर्दों और आंखों की रोशनी पर भी सीधा अटैक कर सकता है। और अब नमक का हद से ज़्यादा इस्तेमाल हो, जहनी दबाव हो या फिर रात भर जाकर मोबाइल चलाना और नींद पूरी ना करना, हम खुद इस कातिल को दावत दे रहे हैं। और आजकल की लाइफस्टाइल से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन कितना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है। और तो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं 50% इस वक्त मरीज़ जो हैं वो मालूम होते हैं कि ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। क्यों इतनी तादाद में इजाफा होता जा रहा है और नौजवान खास तौर पर? बिल्कुल जी, ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है कि अमूमन इसके साथ स्टार्ट में कोई सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन 70% लोगों को तो कोई अलामत ही नहीं आती।
या जब लोग ज़्यादातर चेक करते हैं जब सर दर्द हो रहा होता है, वो वैसे ही को टेंशन की वजह से सर दर्द हो रहा होता है, तो सम टाइम लोग उसको कोरिलेट कर लेते हैं कि ये जो सर दर्द है ये भी ब्लड प्रेशर के साथ हो रहा है, लेकिन वो हो उनको स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, कोई और सर दर्द की वजह बन सकती है। तो ब्लड प्रेशर को अमूमन हमारे यहाँ लोग सीरियस नहीं लेते। सीरियस ना लेने की वजह है कि कहते हैं जी जब सिम्टम आएंगे तो तब देखेंगे, और सिम्टम वही है कि जब आपको हार्ट का अटैक हो जाए, फालिज का अटैक हो जाए, गुर्दे आपके फेलियर की तरफ चले जाएं या आपकी बिनाई चली जाए, तो तब सीरियस लोग लेना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लड प्रेशर को सीरियस लेने की ज़रूरत है, प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, ताकि आप इसकी वजह से होने वाली पेचीदगियों से बच सकें। और इस टाइम ये जो मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं ब्लड प्रेशर या शुगर की वजह से सबसे टॉप पे ये हैं, यानी कि आपके गुर्दे की फेलियर हो, फालिज का अटैक हो, दिल का अटैक हो, तो ये सबसे टॉप पे जा रही हैं। और इस टाइम सबसे अलार्मिंग सिचुएशन, जैसे आपने इंट्रो में भी बताया कि यंग नौजवानों में 20-30 साल की उम्र में, पहले समझा जाता था 50 साल से ऊपर लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, अब 20-30 साल के लोगों में भी ब्लड प्रेशर की मर्ज बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह यही है कि हमारे डाइटरी हैबिट्स ख़राब हैं, खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब है, जिसमें प्रोसेस फूड, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इस शदीद गर्मी में अगर कोई मसालेदार खाने या जंक फूड खाए तो उससे भी ये मसला ट्रिगर होता है। उसमें शुगर का इंटेक ज़्यादा है, प्लस नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करने से ब्लड प्रेशर ट्रिगर होता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ता है। और जब आपका ब्लड प्रेशर मुसलसल ज़्यादा की तरफ रहता है, फिर वो अलामात देना भी बंद कर देता है, आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे फिजिकल एक्टिविटी ना करना, यानी कि आपकी एक्सरसाइज या वॉक वगैरह ना करना, ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का वजह है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस टाइम टॉप है वो है स्ट्रेस एंग्जाइटी, और उसमें स्क्रीन यूजेज बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी खबरों की टेंशन ले लेना, जैसे भी आपने खबर भी दे रहे थे, तो इस तरह की खबरें भी सम टाइम लोगों को स्ट्रेस का सबब बनती है, और उससे फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और सम टाइम हेमरेज होने का रिस्क भी बढ़ जाता है, जिसमें शरीयान फट जाती है और पैरालिसिस हो जाता है पूरी बॉडी के एक हिस्सा, यानी कि बिल्कुल, और लोग कोमा में जा सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर को सीरियस लेने की ज़रूरत है, प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर कैसर साहब, हम ये भी देखते हैं कि रात में अब हम नींद पूरी नहीं करते हैं, सारी सारी रात स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और खाने की हैबिट भी बिल्कुल चेंज होती चली जा रही है। नींद कितना मुतासिर करती है? नींद में ये है कि जब आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती तो उससे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। अब आपका कॉर्टिसोल जब नींद की कमी या स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा होता है, तो इसका मकसद ये होता है कि जब इससे आपके खून की शरेयानें सख्त होना शुरू हो जाती हैं, जिससे फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, शुगर जैसी बीमारी आती है, ज़हनी तनाव वैसे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी नींद प्रॉपर है, दूसरा मोबाइल का एडिक्शन होना, ये मोबाइल का यूजेज करना, ये भी आपकी कॉर्टिसोल को बढ़ाता है, जिससे आपके ब्लड प्रेशर के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर वो आपको ये मुख्तलिफ पेचीदगियों का सबब बनते हैं। अच्छा डॉक्टर कैसर साहब, हमें ये भी बताइएगा कि अब तो स्मार्ट वॉचेस भी हैं, और फिर उनकी सब्सक्रिप्शन फ़ीस भी आप पे करते हैं, मंथली भी, एनुअली भी, उनमें कितनी एक्यूरेसी है? और हमें बताइएगा कि ब्लड प्रेशर को अगर आपने चेक करना है तो उसका सही वक्त क्या होना चाहिए? ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए वैसे तो जो हॉस्पिटल विजिट्स होते हैं नॉर्मली, या डॉक्टर विजिट होते हैं, ऑफिस विजिट होते हैं, वो तो स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर मेजर के हैं ही नहीं, टूल्स ही नहीं है। लाइक आप किसी भी क्लिनिक चले जाएं, हॉस्पिटल चले जाएं, तो वहाँ तो लाइक वो चलते चलते आपका ब्लड प्रेशर नर्स या डॉक्टर चेक कर रहा होता है, वैसे ही आप उस टाइम मेंटली स्ट्रेस में होते हैं, और उस चीज़ को कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन, जिसको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं भी है, इवन उनमें भी 20-30% ब्लड प्रेशर की रीडिंग ज़्यादा आती है। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप घर पर चेक करें, घर में भी है कि एक दफ़ा सुबह के टाइम चेक कर लें, अर्ली मॉर्निंग, या शाम के टाइम चेक कर लें, और कोई दवाई खाता है तो मेडिसिन से पहले चेक कर ले। और इसमें भी डिजिटल अपरेटस आ गए हैं जो थोड़े एक्यूरेट ज़्यादा है जिनकी। जो स्मार्ट वॉचेस की आपने बात की उसमें एक्यूरेसी पे क्वेश्चन मार्क है। लाइक अगर आपने कोई स्मार्ट वॉच ऐसी ली है जो क्लेम करती है कि एक्यूरेट बताती है, तो उसको आप जो मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स हैं उनके साथ वो कर लें कि उनके बीपी ऑपरेटर्स के साथ, उसके साथ और इसके साथ लेवल्स कैसे आ रहे हैं, ताकि अगर तो 5-10% का डिफरेंस है तो वो तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा उधर ज़्यादा है तो इधर कम आता है, तो इसका मतलब आपकी वॉच सही तरीके से नहीं बता रही। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग के लिए है कि आप अगर डिजिटल से लेते हैं तो 2 से 3 रीडिंग लें, उसके बाद उसका एवरेज ले लें और सही तरीके से चेक करना। सम टाइम लोगों का जो बाजू है ऐसे खड़ा होता है, यानी कि बाजू को दिल के लेवल पे रखें, और जो कफ है ऊपर लगाने वाला बहुत लूज ना हो और बहुत टाइट ना हो, इसकी वजह से भी बीपी की रीडिंग
ख़राब आती हैं। और इसके अलावा ये है कि बैठे हो, सीटेड हो, क्रॉस लेग्स ना हो, उससे भी ब्लड प्रेशर की कुछ रीडिंग्स आपकी ख़राब आ सकती हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हाई ब्लड प्रेशर को हम बहुत सीरियस लेते हैं कि वो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। लोगों को अक्सर लोग ना इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, नींबू पानी पी लेंगे तो ठीक हो जाएगा, बट समटाइम्स वो भी डेंजरस हो सकता है। तो वो कितनी एहतियात करनी ज़रूरी है? देखिए, अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग 180 ऊपर वाला और नीचे वाला जो 120, बीपी की 2 रीडिंग होती है, ऊपर वाले को हम सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे वाले को डायस्टोलिक, यानी कि जो हार्ट की कंट्रैक्शन है ऊपर वाले की और नीचे रिलैक्सेशन है। अगर 180 से ऊपर वाला ज़्यादा और नीचे वाले 120 से ज़्यादा, तो ये तो आपके लिए हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एक तरह से बन सकती है। और उसमें अगर आपको ऐसी अलामात आ रही हैं जो मैं बता देता हूँ कि अगर आपकी छाती में दर्द हो रहा हो, सांस खराब हो रहा हो, या सर दर्द बहुत शिद्दत वाला हो रहा हो, या आपका बाजू या टांग एक साइड की कमज़ोर महसूस हो रही है, चलना फिरना मुश्किल लग रहा है, या आपको पेशाब कम आ रहा है रूटीन से, तो ये आपके लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में घर के टोटके इस्तेमाल करने से गुरेज करें और डॉक्टर से एवेल्युएट करवाएं। हो सकता है कोई ऐसी सीरियस इमरजेंसी आपके लिए आगे बन जाए, जो भी नहीं भी बनी तो एवेल्युएशन करवा के फिर अपनी मेडिसिन एडजस्ट करवाएं। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर की गोली अगर आप एक बार उसको लेना शुरू कर दें तो फिर इंसान इसका आदी हो जाता है और इससे फिर आगे चल के आपके गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं। तो बताइएगा, क्या ये ज़िंदगी भर फिर आपको टैबलेट लेना पड़ती है या कुछ अरसे के बाद इसे क्विट कर दिया जाता है? आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। ये अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन पाई जाती है कि बीपी की दवाई खाएंगे तो एक तो हम आदी हो जाएंगे, दूसरा ये गुर्दे फेल कर। देखिए, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा डेंजरस है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, गुर्दे फेल होंगे, आपकी बिनाई जा सकती है, आपको दिल का अटैक, फालिज का अटैक का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर तो बेसिकली एक साइन है, एक वाइटल साइन है आपकी बॉडी का। उसका साइन का मतलब ये है कि वो अंदर बता रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म ख़राब है, आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप उसके अंदर कचरा डाल रहे हैं, उसके अंदर ऐसी खुराक डाल रहे हैं जो आपको ख़राब कर रही है, आपका लाइफस्टाइल पुअर है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल, अपना किबला ठीक कर लेते हैं तो इवन समटाइम आप दवाइयों से भी जान छुड़वा सकते हैं। लेकिन समटाइम लोग ये करते हैं कि ज़्यादा होगा तब दवाई लेंगे और वो अलामत आएगी तो तब चेक करते हैं। तो वो दोनों मिस्टेक्स हैं। एक तो प्रॉपर एवेल्युएट करवाएं और अगर डॉक्टर ने एडवाइस की है टैबलेट तो रेगुलर लें, साथ अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं तो ये हो सकता है कि आप बीपी की दवाई से भी बच जाए। यानी कि लाइफस्टाइल ठीक करना इंपॉर्टेंट वही चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर फारूक साहब आपके वक्त का। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि हर चौथा शख्स कहीं ना कहीं बीपी का शिकार होता है, बीपी का पेशेंट होता है, तो खुदारा अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, डाइट बेहतर करें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और नौजवान खास तौर पर ये जो नींद ना आना और स्क्रॉलिंग करते रहना और ये जो जंक फूड खाना है, इससे थोड़ा सा गुरेज करें तो अपना आप जो नुकसान है वो नहीं करेंगे और सेहत बख्श ज़िंदगी गुजार सकेंगे। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।